हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग विकास के विभिन्न सिद्धांत के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। उसमें जो विकास का जनरल सिद्धांत होता है उसके बारे में जाने थे, लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी विकास से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। तो आज हम एक जो टॉपिक लेकर आए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से आपका बीएड में सेमेस्टर या फिर ईयरली जो भी यूनिवर्सिटी में तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। प्लस सीटेट हो या जेटेट या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें भर भर के क्वेश्चन इससे पूछता है। अगर एक हम अनुमान बताएं तो अभी तक सीटेट का 20 बार एग्ज़ाम हुआ है, उसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से पूछा हुआ है। लेकिन आज का जो क्लास हम बता रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट या फिर बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। तो जितना भी कुछ बता रहे हैं ना, हर स्लाइड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पूरा एक एक पॉइंट को देखिएगा, जितना भी पॉइंट इसमें लिया हुआ है मैक्सिमम किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, सीटेट जेटेट या फिर अदर स्टेट का एग्जाम में। और बीएड यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो पूरा इंपॉर्टेंट है ही है, ये सारा कुछ इसमें लिखा ही हुआ अच्छा से। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद फिर डिटेल से इसमें देखेंगे। तो जीन पियाजे ना क्या कौन कौन सा सिद्धांत दिए हैं, तो एक ये दो सिद्धांत दिए हुए हैं। एक इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो गया और एक नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिए हैं। लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना नहीं, उसके बारे में उतना क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से है। उसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक है ब्रूनर, वो भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में बताएं, ठीक ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, इसी से आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेटेट में भी। सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, जीन पियाजे के द्वारा जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया हुआ। तो वहां पे ऑप्शन में अगर रहेगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो ये हो जाएगा, कौन वाला हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यही पूछेगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसी से आपका हो जा रहा है क्या, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो उसी में आपका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जीन पियाजे, जब भी आपका आएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्वेश्चन पूछा हुआ और पूछेगा, बार बार पूछता है किसके द्वारा दिया हुआ है, तो एक जीन पियाजे। इसके अलावा और भी मनोवैज्ञानिक है, जैसे बताएं ब्रूनर, वो भी दिए हैं। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों बोल सकते हैं, अगर सिर्फ ये रहेगा तो सिर्फ ये बोल सकते हैं। फिर ऐसा पूछेगा ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा। फिर ऐसा पूछेगा जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ऑप्शन में रहेगा, ठीक ना। तो इनके बारे में बताते हैं, ये कहाँ के, ये न्यूजीलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक ना। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, जीन पियाजे थे, ये न्यूजीलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने बालक के विकास के बारे में, जैसे पहले हम लोग पढ़े कि बालक के बहुत तरह का विकास होता है, लेकिन इन्होंने अपने तरीक़ा से बताया कि बालक का विकास होने का क्या क्या स्टेज है, किस तरह से एक बालक का विकास होता है। उन्होंने बालक से रिलेटेड बहुत सारा अवस्था को बताएं, बहुत सारे अपना कॉन्सेप्ट दिए कि किस तरह से बालक का विकास होता है। तो अब इनके अकॉर्डिंग एक बालक का विकास कैसे होता है, इनका क्या सिद्धांत है बालक का विकास से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यही है जीन पियाजे, ठीक ना। किनका फिगर है, तो ये फिगर है किसका, जीन पियाजे का, जीन पियाजे का, जीन पियाजे का है, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग, ऐसे तो हम बता चुके हैं पहले भी संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। जब हम बता रहे थे आपको, पढ़ा रहे थे विकास के बारे में, उस समय सारा जितना भी विकास का टाइप्स होता है उसमें एक क्या था, संज्ञानात्मक विकास, तो उसके बारे में बताए थे
ठीक ना। लेकिन फिर से एक बार आपको हम बता दे रहे हैं ताकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे रिलेटेड संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि उसमें ना किसी चीज़ का योग्यता का विकास होना, जैसे उसमें बच्चा में सोचने का शक्ति का विकास होना, सोचने की क्षमता का विकास होना, समझने की क्षमता का, कुछ का डिसीजन लेना है खुद से तो डिसीजन लेना है, कोई समस्या का समाधान करना है तो समस्या का समाधान, तो ये सब जो क्षमता का विकास होता है ना, तो किस में होता है, अगर बालक में इस क्षमता का विकास हो रहा था, ये सारा किस में आ जाएगा, ये सब सारा कुछ आपका किस में आएगा, संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा। अगर बालक में ये सारा विकास हो रहा है तो वो सब संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है एक बार इसको देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का संबंध बालक की योग्यता के विकास से। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा हुआ है, पहले ही जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही आपका सीटेट में पूछा हुआ है, डायरेक्ट पॉइंट हम वहां से आपको बता रहे क्या है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध बालक की योग्यता से है। पूछा हुआ है क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, ऐसा ऑप्शन में रहेगा पहले ही कि ये क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध बालक की योग्यता के विकास से है। हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, जो हम बताएं फिर से यहाँ लिखा हुआ, बस फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। किसी समस्या को समझना, संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या आता है, तो हम किसी समस्या को समझ रहे हैं, किसी चीज को सीख रहे हैं, किसी चीज में तर्क वितर्क कर रहे हैं, फिर सोचने की क्षमता का विकास हो रहा है, समझने की क्षमता का विकास हो रहा है, कुछ मेमोरी या स्मृति जो हम लोग कुछ याद रखते हैं उसका भी विकास हो रहा है, तो वो किस में आएगा, वो भी आपका संज्ञानात्मक विकास में ही आएगा। उसके साथ में क्या, किसी चीज़ का निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं, तो ये भी अगर इस चीज़ का मेरे में विकास हो रहा है, हम डिसीजन ले पा रहे हैं, तो किसके कारण, क्योंकि हमारे में संज्ञानात्मक विकास हुआ है। साथ ही किसी समस्या का समाधान करने का क्षमता भी इसमें विकसित होता है, किसमें, तो संज्ञानात्मक विकास में। तो देखिए ये सारा पॉइंट जो लिखा रहे हैं ना, हर पॉइंट से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका अर्थ क्या होता है, तो कहीं ना कहीं जितना पॉइंट लिखा रहे सब इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यह वह प्रक्रिया है, कौन, तो संज्ञानात्मक विकास यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा, कौन, तो बच्चा चीजों को सीखता है, चीजों को क्या करता है, सीखता है, फिर याद रखता है, याद रखता है, और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचना और समझना सीखता है, किसके द्वारा, अगर यह कोई बच्चा यह सब कुछ कर पा रहा है तो किसके कारण कर पा रहा है, क्योंकि उस बच्चा में संज्ञानात्मक विकास हुआ है, तभी वह बच्चा यह सब कुछ कर पाता है। तो अब आई होप कि आप लोग संज्ञानात्मक विकास क्या होता है इसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा इंट्रो था कि अगर हम बता रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि संज्ञानात्मक विकास आखिर होता क्या है। पहले बताए थे लेकिन एक बार फिर से हम बता दिए आप लोग को। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए जीन पियाजे के बारे में बताया हुआ है, इसके बारे में, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी पूछता है या पूछा भी हुआ है। देखिए ये जो फोटो है किनका है, ये फोटो है जीन पियाजे का, ठीक ना, किनका फोटो है, तो ये जीन पियाजे का फोटो है। साथ में देखिए पूछा हुआ है, क्या बोल रहा है, उनका परिचय, जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, तो स्विस मनोवैज्ञानिक थे। देखिए ये क्वेश्चन है ना, जिन्हें संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, किसके लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीन पियाजे को किसके लिए जाना जाता है, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है, उसमें जो बहुत इनका योगदान है उसके लिए जाना जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को न्यूजीलैंड में हुआ था, कहाँ, ये भी स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर पूछ सकता है, किसी किसी एग्जाम में पूछा है कि वे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पूछेगा कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो इसका आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड। ये शायद पूछा हुआ आपका एग्जाम में, चाहे पूछ सकता है। फिर उनका मृत्यु कब हुआ था, निर्धन, तो देखिए उनका निर्धन कब हुआ था, इनका निर्धन 16 सितंबर 1980 को हुआ था, कब, 16 सितंबर 1980 को, किनका, तो जीन पियाजे का मृत्यु हुआ था। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या क्या बोला है, तो उन्होंने बोला है,
यह बताया कि बालक का बौद्धिक, देखिए कहीं कहीं ना आपका संज्ञानात्मक विकास भी बोलेगा, कहीं कहीं बौद्धिक विकास भी बोलेगा, ठीक ना। तो आप हर चीज़ को देखिए, माइंड में अपना रखिए कि ऐसा नहीं कि एग्जाम में अगर इसके जगह ये आप जान रहे हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा दे देता है। अक्सर आपको दिखाएंगे हिंदी में बहुत सारा नाम है, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही रहता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि नया नया नाम से पूछता है, ठीक ना। तो अगर कहीं ये दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास ये नाम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। का विकास किस प्रकार क्रमबद्ध अवस्थाओं में होता है, इसके बारे में बताया है। क्या बताया है? तो जीन पियाजे ने बताया है कि किस तरह से बालक में संज्ञानात्मक विकास एक क्रमबद्ध तरीके में होता है, एक प्रॉपर वे में होता है, सीक्वेंस में होता है। उसके बारे में कौन बताया? तो जीन पियाजे साहब ने बताया है। उसके बाद फिर ये क्या बोल रहे हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक ना। किस प्रकार क्रमबद्ध अवस्था में होता है, तो ये किनके द्वारा बात बोला गया है, तो स्टेटमेंट रहेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे के द्वारा। फिर देखिए ये भी जो है ना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो भी हम जितना पॉइंट लिखा रहे हैं ना, कहीं ना किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। ये शायद आपका सीटेट में पूछा हुआ है। देखिए पियाजे के अनुसार क्या, पियाजे के अनुसार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। पियाजे के अनुसार परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, फिर क्रियात्मकता और सामाजिक अनुभव एवं संतुलनीकरण, ये चार तत्व, कौन कौन से चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए हम लोग तो पढ़े हैं कि एक बालक का वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक वातावरणीय कारक, अनुवांशिक कारक होते हैं, फिर उसमें बहुत सारे कारक आते हैं। लेकिन जीन पियाजे के अनुसार ये क्या बोल रहे हैं, एक बच्चा का जब संज्ञानात्मक विकास होता है या एक बच्चा का विकास होता है, तो कौन कौन से कारक एक बच्चा का विकास को प्रभावित करते हैं? तो उनके अनुसार, पियाजे के अनुसार क्या बोल रहे हैं? परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, फिर क्रियात्मकता, कितना वो किसी कार्य में करने में एक्टिव है, तो उसका क्रियात्मकता, फिर क्या सामाजिक अनुभव, जब बच्चा आस पास में रहता है तो अपने समाज से कुछ चीज़ों को सीखता है, तो उसको कुछ क्या अनुभव प्राप्त होता है, तो उसके लिए क्या सामाजिक अनुभव भी जरूरी है। साथ में संतुलिनीकरण, अगर बच्चा रहता है कहीं पे तो किस तरह से अपने आसपास के लोगों से एडजस्टमेंट करता है, संतुलीकरण बनाता है। तो ये चार तत्व किसके लिए? ये चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। किसके? तो बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे भी पूछा हुआ, ये पॉइंट से भी, ये पॉइंट से भी, और ये भी पूछा हुआ है, फिर ये भी पॉइंट पूछा हुआ है आपका, ठीक ना। देख लीजिए एक स्लाइड में कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। जितना भी आज बता रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। हर स्लाइड से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब देखिएगा भर भर के पूछा हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए प्याजे का क्या क्या मानना है, वो क्या क्या बोले हैं प्याजे साहब। ये सारा जितना भी फैक्ट हम लिखा रहे हैं ना, सारा फैक्ट हम चाहते तो बस थोड़ा सा इंट्रो दे के चले जाते। इतना सारा कुछ आप कहीं भी देखिएगा, पूरे यूट्यूब में, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, कोई भी ऐसा नोट्स आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। हम चैलेंज करते, क्योंकि सारा पॉइंट आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए पूरा अच्छा से नोट्स को तैयार किया गया है। इस कंटेंट को बनाने में कितना मेहनत किए हैं वो तो क्या ही बोले आपको। अब देखते हैं कितना सारा फिगर को ऐड किया हुआ रहता है, सारा कुछ हम चाहते हैं कि आपको दिखे भी, यहाँ जो बता रहे हैं वो फिगर के थ्रू हम दिखाएं भी आपको। देखिए अगला क्या पॉइंट है, प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, देखिए एक वर्ड आया क्या, जैविक परिपक्वता। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैविक परिपक्वता क्या होता है। मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, मतलब इसका मतलब क्या कि बच्चा किस तरह से शारीरिक रूप से परिपक्व होता है। मतलब उसका जो शरीर का अंग है किस तरह से वो मजबूत होता है, परिपक्व होता है, बढ़ता है, मेच्योर बनता है। तो वही क्या बोल रहे हैं उसको, जैविक परिपक्वता, शारीरिक अंग किस तरह से उसका परिपक्व होता है, क्या बोल रहा, आती है। क्या बोल रहा, प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, मतलब उसका शारीरिक अंग जो है अंदर या बाहर का मजबूत होता है, वैसे वैसे वे वस्तुओं के बारे में अपने मस्तिष्क में अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स क्या करते, बना लेते हैं। वो बात तो सही है, जिस तरह से बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, वो शारीरिक रूप से मेच्योर होगा, तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ के बारे में अपना एक अवधारणा बना लेगा। तो वही बोल रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में अवधारणा बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ये भी आपका पॉइंट पूछा हुआ है, आपका सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या बोल रहे, प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते, क्या होते हैं, तो बच्चे हैं ना आपका
सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ये भी जो पॉइंट आपका फैक्ट लिखा हुआ है ना, जो ये बोले हैं जिन प्याजे साहब एक बच्चा के बारे में, ये भी आपका सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ है। पूरा नोट्स बहुत अच्छी तरीक़ा से डिज़ाइन किया हुआ है। एक बार आप जो हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। शायद ही कुछ क्वेश्चन ना बने, वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है। प्याजे के अनुसार बच्चों की सोच व्यक्त से मतलब अडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि मात्रा में। मतलब ये बोल रहा है कि जिस तरह से एक बड़ा है ना, एक मतलब जो बड़ा है बच्चा भी कहीं ना कहीं उतना वो सोचता है, लेकिन एक सोचने का तरीका अलग होता है। खुद अब सोचिए, एक बड़ा जिस तरह से सोचता है, क्या एक छोटा बच्चा सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। तो वही बोल रहे हैं जिन प्याजे साहब कि उनका सोचने का तरीका में अलग होता है, लेकिन ना कि मात्रा लगभग सेम ही होता है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्याजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। क्या करते हैं? संरचित करते हैं। वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो जो बच्चा है दुनिया में अपने व्यवहार और उसमें क्या क्या कौशल है उसका प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। मतलब क्या? नए नई चीज़ों का खोज करते हैं। ये भी पॉइंट आपका किसमें? तो ये भी पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। सारा पॉइंट जितना भी बता रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ। किसी न किसी एग्जाम मतलब क्या? सीटेट हो गया, जेटेट हो गया, या यूपी टेट हो गया, या हरियाणा टेट, ये भी फिर बिहार स्टेट, किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। क्या जिन प्याजे के अनुसार क्या बोल रहे हैं? जिन प्याजे बोल रहे हैं जो बच्चे होते हैं ना, अपने जो बच्चा का समझ होता है, बच्चे अपनी समझ को सक्रिय मतलब एक्टिव रूप से निर्मित करते हैं, मतलब एक्टिव रूप से उसको बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। देखिए ये भी इस स्लाइड्स में भी लगभग कितना 4 क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है पिछले एग्जाम में। तो जितना भी बता रहे हैं सारा ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी सिर्फ आपको हम क्या बताएं, आपको ये बोले कि जिन प्याजे ने कौन सा, तो जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पहले ही पूछता है कौन सा सिद्धांत दिए हैं, तो जिन प्याजे मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, वो क्वेश्चन पूछेगा। और अभी उसके बारे में, जिन प्याजे के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए, और जिन प्याजे ने एक बालक का विकास के बारे में, फिर यह एक बालक के बारे में क्या क्या चीज़ें को बताए हैं, क्या क्या बोले हैं, वो सारा पॉइंट्स को आपको हम बताएं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आता है जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का मेन जो स्टार्ट होता है। उसके पहले तो बस इंट्रो दिए थे। अब देखिए जिन प्याजे साहब बोले हैं कि एक वो तो बोले कि बच्चा का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ अवधारणा, उसी को क्या बोल रहे हैं, संप्रति को दिए, मतलब कुछ कुछ संप्रति को दिए हैं, कुछ कुछ बातें बताएं, कुछ कुछ वो टर्म दिए हैं। ठीक है ना। वो टर्म को समझना जरूरी, क्योंकि हर एक टर्म के बारे में आपका सीटेट में, जेटेट में या अदर स्टेट का एग्जाम में पूछा गया। तो इनके द्वारा लगभग 8 टर्म को बताया गया है, 8 कॉन्सेप्ट को बताया गया है। एक बच्चा का किस तरह से विकास होता है, कौन कौन सा अवस्था में जाता है, तो उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा अवधारणा दिया है? उन्होंने जिन प्याजे साहब ने अनुकूलन के बारे में एक अवधारणा दी है। किसके बारे में? अनुकूलन के बारे में अवधारणा दी है। तो सबसे पहले क्या होता है अनुकूलन, उसके बारे में जानते हैं। जब बच्चा कहीं जाता है तो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, एडॉप्ट मतलब एडजस्ट कर लेता है। उसी को क्या बोलते हैं? अनुकूलन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन। ये भी जो आपका पॉइंट बता रहे हैं ना, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। ये आपका पॉइंट लिखा हुआ रहेगा और पूछेगा वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, और ये रहेगा डैश। तो क्या कहलाता है? तो वहाँ पे आपका ऑप्शन में रहेगा अनुकूलन, या फिर और जितना सारा पॉइंट्स बताएंगे इसमें जो जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो वो सब ऑप्शन में रहेगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। जैसा वातावरण है, मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे या कोई कुछ लोग
जाते हैं, गांव से जाते हैं शहर में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो वो खुद को शहर में जाते पढ़ने के लिए, तो उस वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, पियाजे के अनुसार बालक में जन्म से ही अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। वो एक और स्टेटमेंट बताएं अनुकूलन के बारे में, वो क्या बोल रहे हैं, जो जिन पियाजे साहब है वो बोल रहे हैं, एक बालक में ना जन्म से ही, कब से, तो एक बालक में अपने, जब बालक का जन्म होता है तब से ही अपने वातावरण के साथ, चाहे अपने आसपास के लोगों के साथ क्या करने का, सामंजस्य मतलब संतुलन स्थापित करने का क्या होता है, गुण होता है, करने की क्षमता होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, दो तरह से बता दिए, ये भी आपका अनुकूलन कहलाता है, ये भी आपका अनुकूलन कहलाता है। दोनों ही आपका पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बालक पर्यावरण से नई नई जानकारियां प्राप्त करता है। कहाँ, जब एक बालक होता है ना, तो वह जब पर्यावरण में या अपने आसपास में समाज में जाता है तो क्या करता है, नई नई जानकारियों को प्राप्त करता है। क्या करता है, नई नई जानकारियां प्राप्त करता है, और अपने सोचने के ढंग को क्या करता है, बदलता रहता है। यही अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो क्या होता है, जब बालक अपने आस पास में जाता है, पड़ोस में जाता है, तो नई नई जो जानकारियां को इकट्ठा करता है, सोचता है, समझता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए पहला ये था आपका अनुकूलन, ठीक ना। जो देखिए जिन प्याजे साहब ने कुछ कुछ अवधारणा कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वही पहला कॉन्सेप्ट दिए अनुकूलन, एक अनुकूलन के बारे में बताए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे, अनुकूलन में दो तरह का होता है, क्या क्या बताए हैं अनुकूलन में, ये आपका फर्स्ट टाइप है, ठीक है ना, इसमें छूट गया है। अनुकूलन दो मुख्य उप प्रक्रियाएं होती, अब तो हम जान गए अनुकूलन क्या होता है, लेकिन फिर अनुकूलन में भी दो प्रक्रिया होता है। पहला प्रक्रिया क्या है, ये भी आपका पूछा हुआ, देखिए ये जो है ना, ये सारा बोले ना, सारा स्लाइड जितना है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका हर एग्जाम में किसी ना किसी कुछ ना कुछ पूछा हुआ है। देखिए पहला जो इसका नाम ही पूछा हुआ है, अनुकूलन की क्वेश्चन पूछेगा, अनुकूलन की दो मुख्य उप प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो उसमें ऑप्शन में देखिए पहला में ये सब कुछ भी रह सकता है, अलग अलग नाम से पूछता है, लेकिन इंग्लिश में सबका यही होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होता है क्योंकि अलग अलग नाम से पूछता है। देखिए ये आपको किस, कभी कभी एग्जाम में इस नाम से पूछा है, कभी इस नाम से पूछा है, पहले क्या आत्म सात करण वो पूछा है, कभी बोला है सातवीं करण के नाम से पूछ दिया है, कभी सम्मिलन के नाम से पूछ दिया है, कभी ये जेटेट में, आपका जेटेट का 2011 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है, उसमें आंसर क्या होगा, प्रतिपादन। तो देख लीजिए कि एक नाम को कितने तरीका से पूछता है, बार बार हर चीज़ को, हिंदी वाले को थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए इंग्लिश जानना जरूरी है, ठीक ना। इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा, लेकिन हिंदी में अलग अलग नाम देता है, नया नया नाम। आपको जितना नाम बताए हैं ना, किस कहीं भी आपको कोई भी टीचर अभी तक नहीं बताए हो, क्योंकि जितना कंटेंट सब फ्रेश बनाया हुआ, अच्छा से बनाया हुआ है, पूरा आपका एग्जाम पैटर्न को देखते हुए एक नाम को देखिए, आपको बस यही नाम मिलेगा, ये और ये दो नाम मिलेगा, आत्म सातकरण या फिर सातवीं करण, बस यही दो नाम मिलेगा। इसके अलावा और जितना भी ये नाम है, सम्मिलन हो गया, फिर या स्वांगीकरण हो गया, या प्रतिपादन, ये सारा नाम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसी का क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ना पर्यायवाची शब्द है, तो वही सब एक ही है नाम, अलग अलग पूछा हुआ, अलग अलग नाम से, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये पहला आपका हो गया, और ये फिर क्या है आपका दूसरा है। दूसरा क्या दिए हैं, उप प्रक्रिया का नाम, पहला उप प्रक्रिया का नाम तो आपका ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, समायोजन। समायोजन या फिर समविष्टीकरण, समविष्टीकरण या फिर व्यवस्थापन। देखिए इसमें भी तीन नाम दिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग नाम से पूछा हुआ है। इंग्लिश में तो सब आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश में सबका नाम एक ही होगा, एसिमिलेशन हो जाएगा एक ही नाम इसका, फिर इसका क्या होगा, ओकोमोडेशन, सबका नाम इंग्लिश में एक ही रहेगा, लेकिन हिंदी में अलग अलग नाम से पूछता हुआ। तो कहीं कभी कभी आपको मिलेगा समायोजन, कभी मिलेगा समाविष्टीकरण, कभी पूछेगा व्यवस्थापन। तो आपको याद रखना है, क्या रखना है, कि अनुकूलन का दो प्रक्रिया होता है, कौन, अनुकूलन का दो उप प्रक्रिया कौन कौन सा होता है, तो पहला आपका क्या,
सात्मीकरण या फिर आत्मसात्करण या फिर दूसरा समायोजन, ठीक है ना। और जितना अलग अलग नाम है, ये सब नाम को भी आपको माइंड में रखना, क्योंकि अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला जो बोला है इसका उप प्रक्रिया आत्मसात्करण, इसके बारे में देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? आत्मसात्करण। तो ये क्या बोल रहा है कि जो बच्चा में जो पूर्व ज्ञान होता है ना, ये बोल रहा है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। क्या होता है? ये बोल रहा है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बच्चा होता है तो उसके पास बहुत सारे चीज़ें रहता है, ठीक ना। तो वो सारा खान अगर कुछ भी चीज़ उसको देते हैं तो वह अपना मुंह में ले लेता है, ठीक ना। मुंह में ले लेता है, फिर उसको कुछ और नया चीज़ को देते हैं जो खाने वाला नहीं भी है, तो वो भी उसको भी क्या करता है? मुंह में ले लेता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? आत्मसात्करण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मसात्करण बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जब बालक किसी नई वस्तु या अनुभव को अपनी पहले से बनी हुई मानसिक योजनाओं में शामिल कर लेता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? अपने अपने से पहले बनी हुई मानसिक योजना। क्या है? बच्चा को पहले से उसका माइंड में है कि नहीं, किसी चीज़ उसको मिलता है तो उसको अपना मुंह में लेना है, चूसने के लिए अपना मुंह में लेना है, तो पहले से उसका माइंड में ये बना हुआ है। तो फिर किसी और चीज़ को, नया चीज़ को देते हैं तो क्या करता है? उसको भी वह देखिए फिगर में दिखाया हुआ है, चूसने लगता है। किसी चीज़ को भी देंगे पहले से, वो जो भी मिलता है उसको वो तो मुंह में चूसता है। किसी और चीज़ को, नया चीज़ को देंगे जो नहीं मुंह में लेने वाला है, उसको भी क्या करेगा? मुंह में चूसने लगेगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इस प्रक्रिया में बालक अपनी सोच को बदले बिना नई सूचना को ग्रहण कर लेता है। इसमें क्या करता है ना, बालक अपना जो है ना सोच को नहीं बदलता है और नया सूचना को ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? नया सूचना को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। किससे? तो एक उदाहरण से समझते हैं। क्या बोल रहा है, यदि शिशु किसी नई वस्तु को देखकर उसे मुंह में रखता है, क्या करता है? मुंह में रखता है, तो वह नई वस्तु को चूसने की पुरानी क्रिया में शामिल कर रहा है। जैसे फिगर में बताया ना कि पहले से एक बच्चा है, इसके पास कुछ भी रहता है बहुत सारे, तो वो सबको मुंह में चूसता है। क्या करता है? मुंह में चूसता है। लेकिन जब उसको कुछ नया चीज़ को देते हैं तो उसको भी क्या सोचता है कि खाने वाला सामान है, उसको भी मुंह में चूसने लगता है। क्या करता है? मुंह में चूसने लगता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है आत्मसात्करण, कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है। ये आपका पूछा हुआ, ये भी पॉइंट आपका है ना, पूछा हुआ एग्जाम में कि पूरा जो पूर्व ज्ञान होता है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आत्मसात्करण। देखिए सारा ये सब थोड़ा अच्छा से माइंड में याद रखिएगा, क्योंकि नाम थोड़ा अजीब अजीब है, ठीक ना। उसके बाद ये भी आपका पॉइंट पूछा हुआ है, जब बालक किसी नई वस्तु या अनुभव को अपने पहले से बने हुए मानसिक योजनाओं में क्या करता है? शामिल कर लेता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? आत्मसात्करण। ये दोनों पॉइंट भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। यह एग्जाम्पल भी आपको सारा कुछ समझा दिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरह से जिन प्याजे साहब ने कितना सारा टर्म दिए हैं। अभी तो ये स्टार्ट है, इसके अलावा बहुत सारे टर्म को दिए हैं। चलिए अब देखते हैं अगला। पहला उप प्रक्रिया क्या बताए हैं? अनुकूलन का। देखिए ये अनुकूलन का पहला उप प्रक्रिया ये है, ये पहला उप प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़े। अब दूसरा उप प्रक्रिया क्या दिया है अनुकूलन में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है? समायोजन। क्या है दूसरा? समायोजन या व्यवस्थापन। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। पूर्व ज्ञान में देखिए पहले क्या बोल रहे हैं, पूर्व ज्ञान में खुद को शामिल कर लिया, ठीक ना। पूर्व ज्ञान के साथ नए चीज को जोड़ लिया तो क्या आत्म सात्करण हो गया। लेकिन दूसरा में क्या बोल रहा है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके क्या करना है, जो पहले से उसको ज्ञान है उसके बारे में जान रहा है, उसमें परिवर्तन करके उसमें तालमेल बैठाना। पहले तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया, जो उसमें पूर्व ज्ञान है उसी के अकॉर्डिंग किया, लेकिन अब क्या है, जो उसके पास पूर्व ज्ञान है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। उसके बाद क्या करता है? तालमेल बैठाता है। एक बच्चा तालमेल बैठाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? समायोजन कहते हैं। जैसे क्या होता है कि बच्चा एक कुत्ता को देखता है, ठीक ना। कुत्ता को देखता है, बहुत दिन से कुत्ता को देख रहा है, ठीक है। उसके बाद अचानक उसके पास कोई दूसरा जानवर आ जाता है, जैसे कि पहले बिल्ली को देखता था, अब उसके पास कोई अचानक
कि अति पहले वो कुत्ता को दिखता था हमेशा, ठीक ना, लेकिन अब वो दूसरे उसके पास कोई दूसरा जानवर आ गया, कौन, तो बिल्ली आ गया। बिल्ली आ गया तो अब उसका माइंड में आएगा नहीं कि ये कुत्ता का इस तरह से आकार होता है, शेप होता है, कि यह कुत्ता नहीं कोई और दूसरा जानवर है। तो वह क्या किया, अपना जो उसका माइंड मेकअप पहले से उसमें परिवर्तन किया। उसके बाद यह सोचेगा नहीं ये कुत्ता नहीं कोई और जानवर है। तो क्या कर रहा है, अपने जो उसका पूर्व ज्ञान था उसमें क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं, समायोजन का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समायोजन। और जो उसका पूर्व ज्ञान है, जिस जो पहले उसके बारे में जान रहा है, उसमें क्या किया, परिवर्तन किया है और उसके बारे में नया चीज को सोच रहा है। ये भी आपका पॉइंट पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है ना। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ क्या करना, तालमेल बैठाना, क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बताएं आपको, क्या बालक को पहले कुत्ता क्या है यह पता है, ठीक ना, पहली बार वह बिल्ली को देखा। जो बालक है उसको कुत्ता क्या है पता है, जब वह अचानक पहली बार बिल्ली को देखता है, ठीक ना, बिल्ली को देखकर वह समझता है उसके बारे में, बिल्ली है, समझता है कि यह अलग जानवर है, क्या है, यह एक अलग जानवर है। तो वह अपना जो उसका पुराना कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, उसमें परिवर्तन करता है। जो उसका पुराना अवधारणा है किसी चीज़ के बारे में बना हुआ कि कुत्ता है, उसमें परिवर्तन करता है और बोलता है कि नहीं यहाँ पे दूसरा जानवर है। तो यह क्या हुआ, यह समायोजन है। अपना जो पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन कर लेता है, तो क्या हुआ, यह समायोजन हो गया। तो देखिए पहला पॉइंट जो था, पहला आपका कॉन्सेप्ट था अनुकूलन। अनुकूलन में दो चीज आपको बताएं, ठीक ना। अब दो पॉइंट के बाद अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, क्या बताए हैं जिन प्याजे साहब। अब देखिए पहला आपको बताएं थे, पहला अनुकूलन। अनुकूलन में दो पॉइंट और बताएं आपको। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिए हुए हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा ही जितना सारा पॉइंट दिया हुआ ना, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा अवधारणा, अवधारणा जिन प्याजे साहब का संज्ञानात्मक विकास के बारे में जिन प्याजे साहब के द्वारा नहीं दिया गया है, जिन प्याजे के द्वारा नहीं दिया गया। तो पहला आपका अनुकूलन रहेगा, वो दिया गया है। फिर ये भी ऑप्शन रहेगा, एक और ऑप्शन रहेगा, एक अलग ऑप्शन रहेगा। तो कौन नहीं है, तो जो अलग है वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह सारा पॉइंट से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका सारा पॉइंट्स जितना बता रहे, हर स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, सामीकरण। फिर इसी का देखिए अलग अलग नाम से पूछता है। कभी आपको पूछ देगा सामीकरण के नाम से देगा, कभी संतुलन के नाम से मिलेगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रेशन। ये नाम तो इंग्लिश में सेम रहेगा, हिंदी में नाम अलग अलग रहता है। क्या रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक ना। तो चलिए अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, क्या बोल रहा है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन, जो हम अनुकूलन का दो ऊपर किया बताए थे ना, पहला आपका जो क्या दिया हुआ जिन प्याजे के द्वारा पहला कॉन्सेप्ट दिया हुआ था अनुकूलन। फिर अनुकूलन में दो उप प्रक्रिया क्या क्या आया था, आत्मसातकरण और समायोजन। लेकिन अब जो उनका दूसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ किसके बारे में, तो उन्होंने दूसरा टर्म जो बताया है सामीकरण या संतुलन। तो ये बोल रहा क्या होता है, यह क्या होता है, जो आत्मसातकरण और समायोजन होता है, दोनों में तालमेल या संतुलन को बैठाना, वही क्या होता है आपका सामीकरण या संतुलन होता है। तो क्या बोल रहा है, इसके द्वारा ना बच्चा क्या करता है, आत्मसातकरण, आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। क्या करता है, संतुलन कायम करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सामीकरण या फिर संतुलन। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं, जब बालक किसी नई समस्या से असंतुलन अनुभव करता है। क्या होता है कि कभी कभी कोई बालक होता है, वह कुछ करता है तो उसके सामने कोई नया समस्या आ जाता है, तो क्या उसमें असंतुलन का भावना आ जाता है, तो असंतुलन अनुभव करता है। उसके बाद तब वह क्या करता है, संतुलन पाने के लिए कोशिश करता है। तो वही जो संतुलन पाने का कोशिश करता है, तो क्या करता है, अपने आप को उसमें समायोजन करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण या समायोजन करता है। क्या करता है उसमें, आत्मसातकरण करता है या फिर समायोजन करता है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा, क्योंकि ये पॉइंट भी आपका पूछा हुआ है या पूछ सकता है एग्जाम में। तो पूछेगा आपका कि सामीकरण या संतुलन क्या होता है, तो पहला ऑप्शन रहेगा उसमें क्या, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं में क्या करता है, संतुलन कायम करता है। तो आंसर ये हो जाएगा। फिर कभी कभी ये पूछ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पॉइंट लिखा हुआ रहेगा, तो इसको क्या बोलता है, ऑप्शन में ये रहेगा सामीकरण या संतुलन। इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है और पूछा हुआ है।
तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए आप देखते हैं जीन पियाजे ने दो कॉन्सेप्ट, तो उनका दो अवधारणा क्या है तो उसके बारे में बताएं। पहला क्या, अनुकूलन, और दूसरा क्या था, संतुलन या फिर सामीकरण। अब उन्होंने तीसरा क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक बच्चे के बारे में, तीसरा टर्म क्या बताएं, संरक्षण। देखिए संरक्षण, इसमें क्या होता है कि बच्चा को ना किसी चीज के बारे में उसका ज्ञान को संरक्षित करके रखना होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी ना एक एक मम्मी होती है, बच्चा को चाय देती है या फिर कुछ देती है, तो वो एक बच्चा को मान लो कटोरा में दिए, दो भाई है ठीक ना, एक कटोरा में, दोनों को सेम अमाउंट में दे रही है ठीक ना चाय, एक को कटोरा में दिए, एक ग्लास में, लेकिन एक बच्चा को लगता है नहीं ना कटोरा वाला में ज़्यादा है। तो इस तरह से जो समझ नहीं पाता या फिर समझ पाता नहीं कि दोनों में सेम मात्रा है, तो यह जो गुण संरक्षित होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। तो वही बोल रहा है संरक्षण का अर्थ क्या होता है, संरक्षण का अर्थ है यह समझ कि किसी वस्तु का रूप आकार या स्थिति में, रूप आकार या स्थिति में बदल जाने पर भी उसका वास्तविक गुण, वास्तविक गुण क्या क्या, उसका जो मात्रा होता है, उसका क्या अमाउंट है, वजन, संख्या, यह सब वही रहता है। तो यह सब गुण कब विकसित होता है, जो गुण विकसित होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, जिन प्याजे साहब में उसी को क्या बोला है, संरक्षण बोला है। जैसे आपको बताया ना कि किसी को चौड़ा गिलास में या किसी को पतला गिलास में सेम अमाउंट में दूध देते हैं ठीक ना, तो कुछ लोग को लगता है, बच्चा को लगेगा नहीं चौड़ा गिलास वाला में ज़्यादा दूध है। तो यह सब जो गुण किस में होता है कि उसमें अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि नहीं दोनों में सेम क्वांटिटी सेम मात्रा है। तो यह जो गुण किसी बच्चा में विकसित होता है उसी गुण को क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या क्या बोला, पियाजे ने संरक्षण के बारे में कई प्रकार बताए। जैसे क्या, इसका द्रव यानी कि लिक्विड के बारे में, जैसे बोले दूध के बारे में, कभी कभी मात्रा में क्या द्रव, कोई मास रहता है कम या ज़्यादा रहता है। जैसे कुछ भी वैसा चीज़ को देते हैं लिक्विड का फॉर्म में तो वो भी इसमें आ जाएगा। फिर संख्या, ठीक ना, अगर संख्या का, जैसे कभी उसको 10 का सिक्का दिए, 10 का नोट दिए, तो बोलेगा कि नहीं ये नोट वाला ज़्यादा बड़ा है, सिक्का वाला छोटा है, इस तरह से। तो ये सब चीज़ का जब संरक्षण नहीं हो पाएगा तो उसी को बोलते हैं क्या, ये सारा कुछ का गुण किस में होता है, विकसित होता है, तो संरक्षण में विकसित होता है। देखिए वही उदाहरण के द्वारा इसमें बताया गया है। दो समान गिलासों में, क्या बोल रहा है, दो समान गिलासों में बराबर पानी है, क्या है, पानी बराबर है। एक गिलास में पहले पानी, क्या बोल रहा है, गिलास का पानी पतले गिलास में डालने पर भी मात्रा उतनी ही रहती है। इस समझ को क्या कहते हैं, इसी समझ को संरक्षण कहते हैं, कि जितना पतला गिलास में या फिर चौड़ा गिलास में, दोनों में मात्रा सेम है। यह गुण जब एक बच्चा में विकास हो जाएगा, गुण का विकास हो जाएगा, तो इसी गुण को जो उसमें रहता है तो बच्चा को, इसी को क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या दिए हैं जिन प्याजे साहब ने। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, सारा कॉन्सेप्ट जितना बता रहे हैं आपका पूछा हुआ है, ये भी क्या बोल रहे हैं, संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ये क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में एक और टर्म दिए हैं, संज्ञानात्मक संरचना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, बालक के मस्तिष्क में विद्यमान सभी मानसिक क्षमताओं, जो बालक में, एक बालक होता है उसका मानसिक में कौन कौन सी जो भी क्षमता, मानसिक क्षमता, फिर या क्या, किसी चीज़ को मानसिक क्षमता, फिर संकल्पना, मतलब किसी चीज़ को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, या फिर प्रक्रियाओं के संगठित रूप को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। तो यही संरचना उसके सोचने, समझने और सीखने के तरीकों को क्या करती है, निर्धारित करती है। जिन प्याजे के अनुसार एक उन्होंने एक अपना अलग टर्म दिया है, कॉन्सेप्ट बताया, अवधारणा, संज्ञानात्मक संरचना। तो उसमें क्या क्या आता है, जिन प्याजे के अनुसार बालक के मस्तिष्क में जो विद्यमान होता है ना, कौन कौन सा मानसिक, क्या होता है, मानसिक क्षमताओं, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं के संगठित रूप को जो संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या है,
अगला जो इन्होंने टर्म दिया है, अगला जो कॉन्सेप्ट बताया है, क्या मानसिक सक्रिय मेंटल ऑपरेशंस के बारे में बताया है। तो अब हम लोग जानते हैं मानसिक, देखिए आपका बोले ना कि ऑप्शन में दे दिया कि सारा ऑप्शन एक कौन सा नहीं होता है, तो ये सारा आपका दिया हुआ है। तो अब देखिए मानसिक सक्रिय क्या होता है, मेंटल ऑपरेशंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, जब बालक किसी समस्या पर विचार करता है, क्या करता है, किसी समस्या पर विचार करता है, तुलना करता है, तर्क करता है या निष्कर्ष निकालता है, तो वह क्या कर रहा है, मानसिक सक्रियाएं कर रहा है। जैसे देखिए कोई भी बालक होता है ना, जैसे देखते होंगे जैसे कोई लड़का लोग ही होता है, दो लड़की होती है, ठीक है ना, तो वो दोनों के बारे में तुलना करता है कि नहीं ये ऐसी है वो ऐसी है, चाहे लड़की भी होती है लड़का के बारे में तुलना करती है कि नहीं ये लड़का ऐसा है वो ऐसा, आप लोग अक्सर देखते होंगे, करते हैं ऐसे स्टूडेंट लोग, मतलब करते हैं। तो ये सब का जो गुण किसमें विकसित होता है, जो गुण विकसित होता है, तो इसी को क्या जिन प्याजे साहब ने क्या बोले हैं, वो बोले हैं मानसिक संक्रिया बोले हैं। क्या बोले इसको, इस गुण को क्या बोले हैं, उन्होंने अपना अलग नाम दिया है, मानसिक सक्रिया बोले हैं इसको। जब बालक इस तरह का बात करता है तो उसमें क्या हो रहा है, एक बालक में मानसिक सक्रिया हो रहा है, मेंटल ऑपरेशंस हो रहा है। अब देखिए अगला उन्होंने क्या बोला है, अगला टर्म क्या दिया हुआ, अगला कॉन्सेप्ट क्या बोला है, एक बच्चा के बारे में उन्होंने क्या दिया है अवधारणा को, कि स्कीम्स, स्कीम्स, क्या स्कीम्स व्यवहार के ऐसे संगठित और दोहराए जाने वाले, स्कीम्स में क्या होता है ना कि वैसा चीज ना जो बच्चा है ना, जैसे आप लोग भी लेते हैं ना कुछ कि नहीं इस स्कीम को लीजिए, तो बार बार क्या उसको प्रीमियम भरना पड़ता है ना, कोई स्कीम करवाते हैं तो प्रीमियम बार बार देना पड़ता है, 6 महीना में 1 साल में। तो उसी तरह इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को ना बार बार दोहराना या करना, तो वही बोले हैं इसके बारे में, स्कीम्स व्यवहार के ऐसे संगठित और दोहराए जाने वाले पैटर्न होते हैं जिनके माध्यम से बालक किसी कार्य को करता है। देखिए ये जो भी है ना, ये पैटर्न को बार बार उसको दोहराना है, लेकिन इसके साथ इसके माध्यम से बालक कोई ना कोई एक कार्य कर रहा है। जैसे देखिए क्या होता है कि बालक पहले जब स्कूल जाता है तो सबसे पहले क्या, अपना डेली डेली है सो कॉपी किताब को पहले अपना क्या रूटीन के अकॉर्डिंग अपना कॉपी किताब को डालता है, फिर क्या करता है अपना ड्रेस को पहनेगा, फिर जूता को पहनेगा, डेली क्या कर रहा है वह, डेली इस काम को जब भी स्कूल जाना होता है ये काम को डेली करता है। और उसके साथ वह क्या काम कर रहा है, कुछ काम भी तो कर रहा है। ये सब क्या हुआ, स्कीम्स ऐसे, यह दोहराए जाने वाला काम है, क्या कर रहा है, ये बुक्स डाल रहा है, अपना ड्रेस को पहन रहा है, जूता पहन रहा है, तो ये सब उसका क्या दोहराए जाने वाला पैटर्न हुआ। लेकिन जिसके माध्यम से बालक किसी कार्य को, ये सारा कुछ जा रहा है तो इसके माध्यम से बालक एक कार्य भी तो कर रहा है, क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है और पढ़ाई कर रहा है, यह कार्य भी तो कर रहा है ना। तो ये जो कार्य कर रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। इसके माध्यम से बालक किसी कार्य को करता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। देखिए ये सारा कुछ है ना, आपको सीटेट में देखिएगा क्वेश्चन पूरा एग्जाम्पल के थ्रू पूछेगा कि एक बच्चा है, ऐसे पूछेगा, एक बच्चा है वह डेली है सो कुछ काम करता है, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म पहले बुक्स डाल रहा है, कि ऐसा ही पूछेगा क्वेश्चन में कि एक बच्चा, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ ना, ऐसा ही एग्जाम्पल दे देगा कि एक बच्चे की दिनचर्या है कि वह डेली अपना बुक्स को डालता है, ड्रेस पहनता है, फिर अपना जूता का फीता बांधता है, यह काम वह डेली जाता है। तो यह कौन सी अवधारणा है, जिन प्याजे की कौन सी अवधारणा है, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा आपका स्कीम्स, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका स्कीम्स हो जाएगा। इसलिए बोले ना हर स्लाइड से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछता है, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन तो आपका पूछता ही पूछता है बहुत सारा, इसीलिए हम सारा में आपको एग्जाम्पल भी कोशिश किए हैं, जितना हो सका है एग्जाम्पल भी दिए हैं और उसको डायग्राम के थ्रू समझाएं, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप डायग्राम भी देख के उसका माइंड में अपना याद रख सकें। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, स्कूल जाने की दैनिक दिनचर्या, जैसे किताबें लगाना, क्या किताबें लगाना, ड्रेस पहनना, जूते पहनना, क्या जो जूता पहन रहा है, ये सब क्या मिलकर एक स्कीम बनाते हैं, ये सब क्या करते हैं मिलकर एक स्कीम बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, स्कीम से मानसिक, क्या मानसिक सक्रिया का बाहरी रूप है, जो मानसिक सक्रिया, जैसे बालक उसमें तुलना कर रहा था, किसी दो चीज़ के बारे में तुलना कर रहा था कि नहीं ये ऐसी है या फिर वो वैसा है, तो उसका क्या है, यह बाहरी रूप है। तो आई होप कि आपको स्कीम्स क्या है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। क्या जो
बच्चा एक संगठित क्या, जैसे ऐसे क्या बोला, संगठित बोल रहा है मतलब एक प्रॉपर वे में ना कर रहा है। पहले बुक्स डालता है, ड्रेस पहनता है, फिर जूता का फीता बांधता है, तो एक प्रॉपर संगठित वे में कर रहा है और इसको बार बार दोहराता है और जो पैटर्न है और उसके माध्यम से कुछ काम भी कर रहा है, स्कूल भी जा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी पॉइंट अच्छा से टर्म समझ में आ गया होगा जिन प्याजे का। अब चलिए अगला टर्म, अगला अवधारणा ये क्या दिया उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए स्कीमा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ आपका सी टेट में, फिर या जे टेट में। ये कि आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस अवधारणा को क्या बोलते हैं, तो आपका उसमें आंसर आपका आ जाएगा स्कीमा। अब देखिए स्कीमा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मानव के दिमाग में होता क्या है कि एक कोई बालक है या मानव के दिमाग में कुछ चीज़ें पहले से संग्रहित होता है, उसका माइंड में बहुत चीज़ पहले से स्टोर होता है, तो क्या करता है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक अवधारणा बनाता है और इसे स्कीमा कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, जैसे कोई बालक रहता है, ठीक ना, जैसे किसी के बारे में वह जान रहा है कि नहीं अच्छा आदमी है, लेकिन वह कुछ अब अच्छा आदमी लेकिन वह कुछ गलत काम कर दिया, तो उसके बारे में एक अवधारणा बन जाता है कि नहीं अच्छा था लेकिन अब यह गलत काम कर रहा है, तो हो सकता है यह बिगड़ गया, तो एक वो एक अवधारणा बना लिया बच्चा, उसके बारे में एक अवधारणा बना लिया। जैसे क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल में जाता है, टीचर अच्छा से पढ़ाते, लेकिन किसी दिन गुस्सा से टीचर उसको मार दिए, तो वो गुस्सा हो गया, अब उसको लगेगा बच्चा को कि नहीं कि जो टीचर है कि अच्छे नहीं है, उसको क्योंकि डांट दिए हैं, तो एक अवधारणा बना लिया, इसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछेगा, जैसा आपको एग्जांपल हम दिए ना कि कोई बच्चा है, उसको एक टीचर इस तरह से करते हैं बिहेव, पूरा एग्जांपल के थ्रू। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे ना, उसमें सारा आप देखिए एग्जांपल वाला भी क्वेश्चन रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। जिन प्याजे के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, जो एक मानव, क्योंकि ये सब जो होता है ना बच्चा में, जो भी ये गुण होता है कैसे होता है, तो जन्मजात होता है उनके अनुसार। क्या जो स्कीमा होता है ना, स्कीमा की प्रवृत्ति और जो प्रतिक्रिया होती है ना, क्या होती है, जन्मजात होती है। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, ये लास्ट टर्म है। इन्होंने लगभग, जिन प्याजे साहब ने लगभग 8 जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, टर्म दिए हैं, ये सारा टर्म से आपका क्वेश्चन पूछेगा। कौन को पहला तो यही क्वेश्चन पूछेगा, 8 टर्म में कोई 3 दिया हुआ रहेगा, एक अलग रहेगा, तो कौन सा उनका अवधारणा नहीं है, तो जो नहीं क्योंकि आपको ये जो 8 बताए हैं ना, आपको आठों को माइंड में रखना है। क्वेश्चन इसे पूछा हुआ है, भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो तो पूछता है, प्लस इसके अंदर से जितना भी पॉइंट बता रहे हैं इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये सारा जो आपको बताएं, ये जिस तरह से उनका प्रयोग करके किसी एक अवधारणा बना बना लेता है, तो इस क्या कहते हैं इसको, तो इसको स्कीमा कहते हैं। सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो अगला देखिए विकेंद्रीकरण, क्या होता है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है, उनके जो जिन प्याजे के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, विकेंद्रीकरण वह क्षमता है, क्या होता है, जिसमें बालक आत्म केंद्रित से हटकर क्या करता है, आत्म केंद्रित सोच से हटकर वस्तुओं और स्थितियों को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने लगता है। देखिए क्या होता है, अब एक ईगो सेंट्रिक, जिसमें एक वर्ड है ईगो, ईगो होता है ना, जैसे कुछ लड़की लोग में होता है, लड़का लोग में नहीं, कि बहुत ईगो होता है कि हम बहुत सुंदर है, हमसे सुंदर कोई नहीं है, या कोई लड़का लोग बहुत पढ़ने में लड़की तेज है कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, हमसे अच्छा कोई नहीं इस क्लास में, इस कॉलेज में, तो उस तरह से ईगो होता है। तो ये सब जो मन भावना है ना, कि भावनात्मक विचार, ये सब से हट कर, ये सारा चीज़ से जब बच्चा, विकेंद्रीकरण क्या है, वह क्षमता जिसमें बालक आत्म केंद्रित सोच, मतलब उसमें जो खुद का अपना सोच है कि नहीं हम ही सबसे अच्छा है, बेस्ट है, हमसे अच्छा कोई नहीं है, ये सब जो उसमें भावना रहता है ना, या जो सोच रहता है, वो सबसे हट कर क्या, वस्तु का जो वस्तु होता है ना और स्थिति, उसका ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव रूप से देखना। देखिए ऑब्जेक्टिव रूप से क्या बोल रहा है, वस्तुनिष्ठ रूप से। वस्तुनिष्ठ रूप से मतलब क्या, इसका जो तथ्य है, प्रमाण है, उसके बारे में सारा कुछ जांच पड़ताल करके प्रूफ के साथ उसको देखता है, सोचने समझने के बाद देखता है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब इससे आपको सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ऐसा ही बोलेगा, एक बच्चा है, वो जिसका क्षमता है क्या करता है, वह किसी चीज़ के बारे में अपना जो एक अवधारणा रहता है उसे सोच करके, छोड़ करके किसी चीज़ के बारे में वह क्या करता है,
जांच पड़ताल करके देखता है, सोचता है, समझता है, तो इस अवधारणा को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। तो उसका आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण। फिर यह ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछेगा विकेंद्रीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऐसा कथन आपका दिया हुआ रहेगा, हो सकता है ये भी कथन रहेगा, या इस तरह से और कुछ अलग नया बना के दे। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आप सारा देखते जाइए, सारा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, छोटा बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। क्या करता है? जब छोटा बच्चा होता है ना, तो आप सोचता है कि अपना दृष्टिकोण से ही सोचता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर वह दूसरों के दृष्टिकोण से को भी समझने लगता है। इसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है तो वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, तो अपना दृष्टिकोण से सोचता है। लेकिन जैसे जैसा बड़ा होता है उसका थिंकिंग, सोचने समझने का तरीका क्या होता है, चेंज होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपका एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, अलग अलग तरीके से बोला हुआ है। दोनों को क्या बोलते हैं? तो विकेंद्रीकरण करते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले हम आपको जो जिन प्याजे साहब ने एक बच्चा का संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 8 आपका पॉइंट्स दिए थे, वो 8 पॉइंट्स के बारे में आपको हम थोड़ा थोड़ा बताएं, पॉइंट बताएं, और सारा पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद जिन प्याजे साहब ने जो विकास का क्या क्या अवस्था बताए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जितना भी 8 अवधारणा बताएं, 8 टर्म्स बताए हैं, 8 टर्म्स से आपका क्वेश्चन पूछता है। आपका सी टेट है, जे टेट हो, यूपी टेट हो, कुछ भी एग्जाम है स्टेट वाला, बीएड में तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, उसके अवधारणा का वर्णन करें, फिर उनके जो अवस्था है उनका वर्णन करें, बस ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अब हम इतना डिटेल में आपको बता रहे, बीएड वाला यूनिवर्सिटी एग्जाम तो आप ऐसा ही लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बाकी साथ में हम आपका सारा कुछ सी टेट जे टेट के लिए मेन आपका बता रहे हैं, सारा कुछ क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखिए जिन प्याजे साहब ने क्या किए हैं, जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताए हैं। अब देखिए ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड इतना इम्पोर्टेंट है कि सीटेट में 20 साल में कम से कम इससे 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब सोचिए सिर्फ कितना 4 पॉइंट लिखा हुआ है, इस स्लाइड से आपका सीटेट जेटेट में कितना ज़्यादा क्वेश्चन, हर इस स्लाइड से जो पॉइंट लिखा हुआ 4 पॉइंट, इससे 100%, 110% श्योर है कि इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहले तो आपको ये जो पॉइंट है, ये स्लाइड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में याद रखना ही रखना है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, जितना भी क्वेश्चन आप देखिएगा जिन प्याजे से संबंधित, सारा कुछ ये पॉइंट से आपको बहुत सा क्वेश्चन बनेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आपका जेटेट 2011 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें पूछा हुआ है, प्लस सीटेट में भी पूछा हुआ है, फिर दूसरे स्टेट में पूछा हुआ है। पहला देखिए, पहले जिन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था वो बता रहे हैं। सबसे पहले उसमें देखिए जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं, देखिए कितना अवस्था, 4 अवस्था, कितना तो 4, ये क्वेश्चन ही आपका पूछा हुआ। सीटेट में, जेटेट में और जितने स्टेट के एग्जाम हुआ है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ कि जिन प्याजे ने कितने अवस्था बताएं, जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितने अवस्था को बताया है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा 4, 6, 2, 3। तो पहला ही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, कितना 4 अवस्था को बताएं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सीटेट जेटेट में पूछा हुआ और स्टेट में। ठीक है, अब देखिए इसी जो एक स्लाइड है ना, उससे आपको हम कम से कम 10 क्वेश्चन को बना के बता रहे हैं कि किस तरह से पूछता है। सबसे पहले तो हम आपको समझा दे रहे हैं, जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं उसमें क्या बोल रहा है, जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताएं। कौन कितना अवस्था, तो 4 अवस्थाएं बताएं। पहला उसमें देखिए क्या बोल रहा है, पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, इसी को देखिए अलग अलग नाम से भी पूछा हुआ है। कभी आपका हिंदी में तो, इंग्लिश में तो आपका यही रहेगा सेंसर मोटरिंग स्टेज। क्या बोल रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज, ये तो आपका रहेगा इंग्लिश में सेम नाम, लेकिन हिंदी में कभी आपका क्या रहेगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, कभी पूछ देगा संवेदी पेशीय अवस्था,
तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है ना, संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए इसमें पेशीय मतलब जो, अब यहाँ देखिए सेंसरी, क्या सेंसर मतलब जो ऑर्गन्स हमारा होता है ना, ज्ञान इंद्रिय, उसका अनुभव के द्वारा जो चीज़ हम लोग करते हैं ना, उसका ही वो सब किस में आ जाता है, तो वो सब आपका वो संवेदी पेशीय अवस्था में आ जाता है। फिर इसके बारे में भी डिटेल से हम बताएंगे, बस थोड़ा सा बता रहे। फिर देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा अवस्था इनका क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसी का अलग नाम क्या है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसका आयु सीमा क्या है, देखिए इनका आयु सीमा क्या है, जन्म से कोई बच्चा का जन्म लेता है ना, तो 2 साल तक जो उसका, जब बच्चा जन्म लिया है, जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था को क्या बोलता है, किसके अकॉर्डिंग, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है, तो जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था को क्या बोलते हैं, 2 साल की अवस्था को बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक ना। अब फिर दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आयु सीमा क्या है, 2 से लेकर 7 साल। अगर 2 से 7 साल के बीच का जो अवस्था होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद देखिए तीसरा अवस्था क्या है, मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसी को बोलते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। देखिए एक वर्ड यहाँ पे पहले मूर्त आया, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं, आखिर बहुत लोग को कन्फ्यूजन होगा कि मूर्त क्या होता है। मूर्त वैसा चीज़ ना जिसको हम देख सकते हैं, ठीक ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे ये पेन है, ठीक ना, ये पेन, इसको तो हम देख सक रहे हैं, इसको छू भी सक रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा मूर्त हुआ। इसके बारे में हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको जैसे कुछ खाने वाला चीज रहेगा उसको चख भी सकते हैं, तो ये क्या हुआ, जो आंखों से दिखता है, जिसको अपने हाथों से, मतलब जो बोले ना ज्ञान इंद्रिया का इसमें यूज होता है, तो मूर्त, ये क्या हाथ से इसको छू सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, ये मूर्त बोलेंगे। उसके बाद तीसरा अवस्था, इसका आयु सीमा क्या है, इसका आयु सीमा आपका 7 से 11 साल है, कितना, 7 से 11 साल। अब चौथा देखिए, चौथा जिन प्याजे साहब ने चौथा अवस्था क्या दिया है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी को क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी आयु सीमा कितना है, 11 से 15 साल। अब देखिए अमूर्त क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। जैसे किसी बच्चे में कोई प्यार हुआ, स्नेह हुआ, ईमानदारी किया, इसको हम देख सकते हैं, बस इसको अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, वह सब आपका क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। जैसे ईमानदारी, प्यार, अनुभव, स्नेह, लव, ये सब क्या है, बस हम उसके बारे में फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो दिखाई नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं। और जो दिखाई देता है, जिसको चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूर्त अवस्था। अब देखिए आपको तो हम आपको 4 अवस्था बता दिए, कौन कौन सा अवस्था, पहला आपका संवेदी पेशीय अवस्था, फिर इसी को क्या, संवेदी प्रेरक अवस्था। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा क्या हो गया, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 पॉइंट तो अब अवस्था हम बता दिए, बस इतना बता दिए आपको, ठीक ना। अब आप हम आपको ये बता रहे हैं कि इस 4 अवस्था से सीटेट में, जेटेट में या फिर अदर स्टेट का एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही पूछा हुआ है, क्या जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दिए हैं, तो कितना, 4 अवस्था दिए, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं दिए हैं उनका क्रम क्या होता है, क्रम क्या होता है। तो देखिए पहला में क्या है, ये आपको याद ये भी रखना है, कर्म पहला में क्या है, पहला में संवेदी प्रेरक अवस्था है होता है, तो पहला में वही होता है, यह क्रम आपको याद रखना। ये आपका जेटेट में पूछा हुआ है, सीटेट में, यूपीटेट में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक ना। फिर दूसरा क्रम क्या होता है, दूसरा दूसरा क्या हुआ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्रम क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा क्रम क्या है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कर्म हो गया, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, क्रम दिया हुआ रहेगा, इस सीक्वेंस में रहेगा, तो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आगे पीछे करके पहला में इसको दे देगा, दूसरा में इसको, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। उसके बाद फिर क्या पूछा है कि एक बालक का जो पहला अवस्था क्या हुआ, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिन प्याजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का
ये चारों अवस्था दिया हुआ रहे, ठीक ना। तो पूछेगा इनमें से कौन सा जिन प्याजे का पहला अवस्था है, तो पहला अवस्था क्या हो जाएगा, संवेदी। फिर वही चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। फिर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन जिन प्याजे का दूसरा अवस्था है, तो कौन हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर यही चारों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का तीसरा अवस्था है, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका। फिर चार ऑप्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का चौथा अवस्था है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन, फिर ऑर्डर वाला दूसरा क्वेश्चन, फिर चारों पहला ऑर्डर में कौन आता है, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चार दो छह क्वेश्चन इससे हो गया। अभी तक छह क्वेश्चन बता दिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जब बालक होता है ना, जब जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जब बालक पहला अवस्था में होता है तो उसकी आयु सीमा क्या होती है, तो आयु सीमा क्या होता है, दो जन्म से लेकर 2 साल तक। क्या ये सातवां क्वेश्चन हो गया। फिर वही बोला है कि जिन प्याजे का जब दूसरा अवस्था होता है तो उसकी आयु सीमा क्या होती है, या तो पूछेगा दूसरा अवस्था होता है तो उसकी आयु सीमा क्या होती है, तो ये हो जाएगा 2 से 7। या फिर कभी कभी बोल देगा कि ये दिया हुआ, ये नाम दिया हुआ रहेगा, दूसरा अवस्था का नाम दिया हुआ रहेगा और ऑप्शन में रहेगा चारों कि कौन सा इसकी आयु सीमा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर वही चारों दिया हुआ रहेगा, चारों नाम दिया हुआ रहेगा। फिर पूछेगा तीसरा का कौन सी इसकी आयु सीमा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर चारों दिया हुआ रहेगा और पूछेगा इसका, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आयु सीमा, और ये पूछेगा इनमें से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका 11 से 15। देखिए चार छः क्वेश्चन और चार 10 क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही बता दिए। उसके बाद फिर ये दिया हुआ रहेगा, सिर्फ ये दिया हुआ रहेगा, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, जिन प्याजे के अनुसार जन्म से लेकर एक बालक का जन्म से लेकर 2 वर्ष की तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन में रहेगा चारों। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था। उसी तरह दूसरा ये दिया हुआ रहेगा, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसी तरह ये तीसरा उम्र क्या तीसरा आपका आयु सीमा दिया हुआ रहेगा, तो इस अवस्था को क्या नाम है, तो तीसरा जो दिया हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर ये चौथा दिया हुआ रहेगा आयु सीमा, और क्वेश्चन पूछेगा इसको कौन सा अवस्था है, तो चौथा इसका नाम। तो देखिए 14 क्वेश्चन तो अभी आपको हम बता दिए इससे। अब सोच लीजिए, और इस तरह से बस नया नया क्वेश्चन, बस इतना ही जो पॉइंट आपको बताए हैं ना, इससे कम से कम 20 क्वेश्चन अभी तक आपका सीटेट में पूछा हुआ, उससे ज़्यादा ही पूछा हुआ। आज जब हम करवाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अभी आप देखिएगा। अभी तो आपको हम 14 क्वेश्चन सिर्फ बताएं कि किस तरह से पूछा हुआ है। तो ये जितना भी स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर चीज़ आपका बस 4 लाइन ही थोड़ा सा लिखा हुआ है। ये सारा आपका क्रम याद रखना है, कौन कौन सा अलग अलग नाम होता है वो भी याद रखना है, इसका आयु सीमा क्या होता है वो भी याद रखना है। सारा कुछ आपका माइंड में रखना है, सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आई होप, देखिए बहुत सारा इसमें आपको हम टाइम दिए, हर एक क्वेश्चन को बताएं कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछता है इतना डिटेल में। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए अभी तक तो आपको हम क्या क्या बताएं, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास, जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसमें सबसे पहले आपको क्या बताएं, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बताएं, ठीक ना। उसके बाद जिन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन कौन सा पॉइंट्स दिए हैं वो बताएं। उसके बाद क्या बताएं, जिन प्याजे ने जो एक बच्चा का संज्ञानात्मक विकास होता है उससे रिलेटेड 8 अवधारणा दी हैं, 8 पॉइंट्स दिए हैं, उसके बारे में बताएं। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था के बारे में, कितना अवस्था दी है, 4 अवस्था, कौन कौन सा अवस्था दी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 4 अवस्था इसके पहले हम देख लिए। अब उसमें जो पहला अवस्था है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए पहला अवस्था क्या है, जिन प्याजे का एक संज्ञानात्मक विकास का पहला अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, देखो सेंसरी, देखो सेंस ऑर्गन्स होता है ना, तो उसके द्वारा ही जितना भी हम काम करते हैं ना वह सारा किस अवस्था में आपका आ जाएगा, सेंसरी यानी संवेदी पेशीय अवस्था में। जैसे
देखिए क्या बोल रहा है, इस अवस्था में जन्म से, आपको पहले ही बता चुके हैं, इस अवस्था में क्या जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, यह जो अवस्था होता है ना जन्म से। ये क्वेश्चन पूछेगा आपका कि जो संवेदी पेशीय अवस्था इसकी आयु सीमा क्या है, तो क्वेश्चन पूछेगा, आंसर क्या होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछेगा कि किस अवस्था में जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, पहला ये ऑप्शन रहेगा, चारों अवस्था का नाम दिया हुआ रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, संवेदी विकास की अवस्था। किसके माध्यम से, तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो हमारा कौन कौन सा ज्ञानेंद्रिय होता है, देखिए यहाँ पे बताया हुआ, जीभ होता है पहला ज्ञानेंद्रिय, क्या जीभ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, फिर क्या त्वचा हो गया और आँख। तो इसके माध्यम से जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं ना, वह सब किस में आता है, अपने मतलब जो हमारा ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इसके माध्यम से जो कुछ भी एक बालक सीखता है ना, वह किस में आता है, वह आता है आपका संवेदी अवस्था में। किस में, संवेदी पेशीय अवस्था में आता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इसमें वस्तु अस्थायित्व, क्या वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। किसका गुण, तो वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। किसी चीज़ का होता है ना, बच्चा में किसी चीज़ का गुण को, उसके गुण के बारे में अपना एक छाप बना लेता है, जिससे क्या करता है, वह कुछ चीज़ को छिपा हुआ है तो उसके बारे में वह भी जान लेता है, उसको ढूंढ लेता है। ये सब किस में आपका आ गया, यह सब आपका आ गया संवेदी पेशीय अवस्था में। इसमें क्या होता है, इसमें इस अवस्था में बच्चा अपना किसके माध्यम से सीखता है, तो बच्चा अपना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ज्ञानेंद्रिय में कौन कौन सी आता है, हमारा आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारा कुछ आता है। तो चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, जो पहला हम जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का जो पहला अवस्था पढ़ रहे हैं, संवेदी पेशीय अवस्था। तो संवेदी पेशीय अवस्था को भी 6 उप अवस्था में डिवाइड किया गया है। जैसे इसका आयु सीमा क्या था, इसका आयु सीमा था जन्म से लेकर 2 साल तक। अब 2 साल में फिर 6 अवस्था को डिवाइड किया गया। कौन कौन सा अवस्था है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि संवेदी विकास जो जिन प्याजे का संवेदी पेशीय अवस्था है, उसको कितने उप अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो उसमें आंसर कितना हो जाएगा, 6। अब कौन कौन से अवस्था है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सारा चीज़ को आपको माइंड में आपको रखना है, ठीक है ना। देखिए पहला अवस्था क्या है, पहली उप अवस्था क्या है, जिन प्याजे का संवेदी पेशीय अवस्था में पहली उप, देखिए ये वाला हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास जो संवेदी विकास, संवेदी पेशीय अवस्था को भी किसमें बांटा गया है, 6 उप अवस्था में बांटा गया है। तो उसमें पहला उप अवस्था क्या है आपका, पहली उप अवस्था है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्ती क्या मतलब, जो अनैच्छिक बिना इच्छा के होते हैं, वैसी क्रियाओं का अवस्था। तो इसमें क्या क्या होता है ना, इसका आयु सीमा कितना होता है, इसका आयु सीमा कितना होता है, जन्म से लेकर 30 दिन तक। बच्चा जब जन्म से लेकर, किसी बच्चा का जन्म होता है, तो जन्म से लेकर जो 30 दिन का एक बच्चा का अवस्था होता है ना, वह किस में आता है, तो वह आता है प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था में आता है। इस अवस्था में क्या करता है, इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। क्या करता है, सिर्फ प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन प्रतिवर्ती क्रियाओं में चूसने का प्रतिवर्त सबसे प्रबल होता है। देखिएगा जब बच्चा छोटा होता है, ठीक ना, जैसे आप अपने आसपास देखते होंगे, आपके घर में भी कोई बच्चा जन्म होता है, तो जैसे आप कहीं रिश्तेदार में भी जाते हैं, तो बच्चा को सिर्फ अपना फिंगर दीजिएगा, उंगली दीजिएगा, तो वो क्या करेगा, किसी चीज़ को अपना मुंह में ले लेगा और चूसने लगेगा। तो ये किस अवस्था में होता है, यह पहला अवस्था में होता है। किसमें, तो जो पहली अवस्था है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, उसमें होता है। अक्सर आप देखते होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ का एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करता है, जैसे उसको उंगली दीजिएगा एक बच्चा को, तो वो अपना मुंह में ले लेगा, ठीक है ना। उसी तरह उसको हाथ में दीजिएगा फिंगर, ऐसे इस तरह से, जैसे बच्चा का हाथ ये है, ठीक ना, और उसको अपना फिंगर दे रहे हैं, तो इस तरह से क्या करता है, बच्चा उसको पकड़ लेता है। तो ये सब जो किस में होता है, आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था में होता है। जब बच्चा का आयु सीमा कितना होता है, जन्म से लेकर 30 दिन तक होता है तब का। उसके बाद देखिए दूसरा
उप अवस्था क्या है? दूसरा उप अवस्था क्या है? प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था में दूसरा जो प्रमुख वित्तीय, अब पूर्व दूसरा उप अवस्था क्या है? प्रमुख वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें क्या बोल रहा है? यह अवस्था का आयु सीमा कितना होता है? यह अवस्था 1 से 4 माह, तो जीरो से पहला क्या था? 0 से 30 दिन, यानी कि जीरो से जन्म से लेकर 1 महीना था। अब इसका बोल रहा है 1 महीना से 4 महीना के जो अवस्था है ना, उसको दूसरी उप अवस्था बोला गया। इस अवस्था में क्या करता है? इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्ती क्रियाएं उनकी अनुभूतियों के द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है। जैसे पहले क्या करता था बच्चा? चूसता था, उसको फिंगर को हाथ में लेता था, तो उसमें कुछ हद तक क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। और क्या करता है? और अधिक समवित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और ज़्यादा उसमें मॉडिफाई हो जाता है, मतलब सुधार हो जाता है, कुछ अलग करने लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या, इन्हें वित्तीय, इसलिए जो इस अवस्था को है ना, वित्तीय किस लिए कहा गया है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दोहराई जाती है। जो अवस्था, जैसे बच्चा को हम देते हैं फिंगर, एक आदमी दे, दो आदमी, तो उसका आदत हो जाता है कि बार बार उसको मुंह में चूसे या हाथ में फिंगर को पकड़े, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ये काम बार बार दोहराया जाता है, तो इसीलिए इसको वित्तीय वित्तीय कहा जाता है। अब देखिए तीसरी उप अवस्था क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था में तीसरी उप अवस्था क्या है? गौण वित्तीय प्रतिक्रियाएं। कैसी? तो गौण वित्तीय प्रतिक्रियाएं। ठीक ना? यह अवस्था, इसका देखिए आयु सीमा क्या होता है? यह अवस्था 4 से 8 माह तक होती है। कब से कब होता है? 4 से 8 माह। क्वेश्चन पूछ सकता है इस अवस्था में आयु सीमा कितना होती है? 4 से 8 माह तक होती है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को छूने पलटने में अधिक रुचि दिखाता। कौन सी अवस्था में? तो पूछेगा आपको कौन सी अवस्था में, जैसे ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी अवस्था में वस्तु चीज़ों को छूता है, छूने उलटने पलटने में अधिक रुचि दिखाता है, तो कौन सी अवस्था? ये अवस्था किस में आता है? आपका संवेदी पेशीय अवस्था में। तो अगर ये ऑप्शन में रहा तो ठीक है, नहीं तो आपका ऑप्शन में क्या रहेगा? संवेदी पेशीय अवस्था, क्योंकि उसके अंदर ही हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। तो ऐसा अगर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी पेशीय अवस्था। उसके बाद क्या बोल रहा है? वह जानबूझकर उन क्रियाओं को दोहराता है। क्या करता है? उन क्रियाओं को दोहराता है जो उसे रोचक लगता है, मतलब जो उसको इंटरटेन करता है बच्चा को, तो बच्चा क्या करता है? बार बार वह क्रिया को दोहराता है। बच्चा छोटा है, उसको उतना समझ नहीं होता है, तो जिसमें उसको आनंद लगता है, अच्छा खुशी महसूस होता है, उस काम को वो बार बार करता है। अब देखिए संवेदी पेशीय अवस्था में का अवस्था में चौथा उप अवस्था क्या है? चौथा उप अवस्था क्या है? तो चौथा उप अवस्था आपका है गौण स्कीमेटा का समन्वय। किसका? तो गौण स्कीमेटा का समन्वय। किस तरह से? इसमें वह संतुलन को बैठाता। तो इसकी आयु सीमा क्या है? यह आयु सीमा 8 से 12 माह तक होता है। इसका कितना होता है? आयु सीमा 8 से 12 माह तक चलती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? बालक साधन और उद्देश्य में अंतर करना सीखता है। जो साधन होता है और उसका उद्देश्य होता है, उसके बीच में क्या करता है? एक बालक अंतर करना सीख जाता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? इस समय अनुकरण भी प्रारंभ हो जाता है, मतलब किसी चीज़ को देखकर उसका फॉलो करना ना, अनुकरण करना, जो चीज़ वो कर रहा है उसका अनुसरण करना, मतलब वो जो चीज़ कर रहा है देखा देखी हमको भी वही करना है। तो इस स्टेज में क्या होता है? बालक अनुकरण करने लगता है। बालक एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में स्कीमा का सामान्यीकरण करता है। क्या करता है? स्कीमा का सामान्यीकरण करता है। उसके बाद देखिए पांचवा उप अवस्था क्या है? पांचवी उप अवस्था, उसमें क्या है? तृतीय तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाएं, इसमें इसका आयु सीमा क्या होता है? तो इसका आयु सीमा क्या होता है? यह अवस्था 12 से 18 माह तक चलती। कितना? 12 से 18 माह तक चलता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? बालक प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। एक सिद्धांत है, ये आपको पढ़ना है अच्छा से, इसके बारे में बीएड में हम पढ़ाएंगे, ठीक ना? डिटेल से पढ़ाएंगे, इसका सिद्धांत भी पढ़ना, वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? बालक की जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी होता है, अधिक सक्रिय हो जाता है। इस अवस्था में जो बालक का जिज्ञासा होता है ना, किसी चीज़ को जानने का उत्सुकता या इच्छा, वो क्या हो जाता है? ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, ज़्यादा
एक्टिव हो जाता है। कौन सी अवस्था में? तो पांचवी उप अवस्था में। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट क्या है, जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला जिन प्याजे जो चार अवस्था दिए उसमें चार अवस्था में पहला क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, उसमें छह उप अवस्था है, उसमें छठा उप अवस्था क्या है, छठा उप अवस्था आपका है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज। क्या कर रहा है, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज। तो इसका आयु सीमा क्या होता है, इसका आयु सीमा होता है, इस यह अवस्था 18 से 24 माह तक होता है, क्योंकि टोटल तो यह जन्म से लेकर 2 साल तक होता है, 24 माह तक। तो इसका छठा अवस्था में क्या आयु सीमा हो जाएगा, 18 से 24 माह तक होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, वस्तुओं के बारे में मानसिक रूप से चिंतन करने लगता है, मतलब उसको अपने दिमाग से उसके बारे में सोचने लगता है, समझने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है। किसका विकास होता है, तो वस्तु, वस्तु के बारे में, उसके बारे में सोचने समझने लगता है, उसका विकास होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें, क्या देखें, जो जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का चार अवस्था है, उसमें पहला अवस्था क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, उसमें जो छह उप अवस्थाएं होती है उसको सारे को एक एक करके देखें। अब हम लोग देखेंगे जिन प्याजे का जो दूसरा अवस्था है उसके बारे में देखेंगे। दूसरा अवस्था क्या है, पूर्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे जितना सारा, वो पहला संवेदी पेशीय अवस्था था, उसमें जो छह उप अवस्था उसके बारे में ही पढ़ रहे थे। अब देखिए दूसरा जिन प्याजे का जो अवस्था है, एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का दूसरा जो अवस्था है कौन सा है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आयु सीमा कितना होता है, ये तो पहले बता चुके, क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 से 7 साल तक इसका आयु सीमा होता है। कितना, 2 से 7 साल तक। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बच्चा सामने आने वाली या क्रिया करने से पहले की अवस्था है। किस कौन सी अवस्था, क्रिया करने से पहले की अवस्था है। क्या बोल रहा है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख और समझ तो सकता है, लेकिन तर्कपूर्वक क्रियाएं नहीं कर पाता है। जो उसके सामने कुछ चीज़ें आएगा, ठीक ना, उसके बारे में वो देख लेगा, लेकिन उसके बारे में कोई तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा। जैसे बच्चा होता है ना, किसी चीज़ को देखता है, किसी नया चीज़ को देखा तो उसके बारे में बस वो जान रहा है कि नया चीज़ है, लेकिन उसके बारे में कुछ तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा, कुछ सोच समझ नहीं पाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है। क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। कौन सी अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक, जो जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का दूसरा अवस्था है, कौन सा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, सांकेतिक रूप से जो प्रयोग करने में निपुण हो जाता है। तो देखिए उसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी बच्चा में एक साइकिल का संकेत या इमेज बना, तो उसके बारे में माइंड में उसका एक इमेज बन जाता है। देखिए कोई बच्चा है, यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है। जैसे देखिए साइकिल शब्द सुनते ही, वह साइकिल शब्द सुना बच्चा, ठीक है ना, साइकिल शब्द सुनते ही उसके मन में साइकिल की छवि बन जाती है। कौन सी अवस्था में, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपका, कोई बच्चा है, ठीक है ना, कुछ उसमें एक तरह का कोई मतलब उसको कुछ छवि को, किसी चीज़ के बारे में वह सुना, ठीक, बच्चा कुछ जा रहा है, जैसे बच्चा एक पेड़ में चढ़ रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा पेड़ में चढ़ रहा है, तो उस बच्चा में के मन में पेड़ का एक छवि बन गया, तो ये कौन सा अवस्था में आता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, पूरी संक्रियात्मक विकास की अवस्था। तो वही बोल रहा है, इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता विकसित होती है। कौन सी, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कैसी, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता विकसित होती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पूछा हुआ है, मैक्सिमम पॉइंट आपका पूछा हुआ है। ये भी पूछा हुआ है कि किस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपका किसी न किसी एग्जाम में। उसके बाद देखिए उसी का इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए एक बच्चा का यहाँ डायग्राम में, बच्चा का क्या हुआ है, साइकिल के बारे में सोच रहा है। पहले क्या हुआ है, सब सिर्फ वो बच्चा क्या है ना, साइकिल का बारे में एक साइकिल का शब्द सुना, तो बच्चा का माइंड में क्या, एक साइकिल का पूरा छवि इमेज आ गया, तो उसके बारे में क्षमता विकास हो गया।
अब देखिए अगला क्या बोल रहा है उसी में, जो दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या बोल रहा है, इस अवस्था की प्रमुख सीमाएं क्या क्या है। ये सारा जो लिखा हुआ है ना, इस सारा क्वेश्चन आपका, इस सारा पॉइंट से आपका जेटेट सीटेट या अदर स्टेट का एग्जाम में पूछा हुआ। ये तो आपका बीएड का यूनिवर्सिटी एग्जाम है, सिंपल पूछेगा सिर्फ कि कौन कौन सी अवस्था है उसके बारे में लिखना है। वो तो उसके लिए आपको टेंशन ही नहीं है, इतना अच्छा नोट्स दे रहे हैं कि आप आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो ऐसे ही अच्छा से लिखिएगा। बाकी सीटेड जेटेड वालों के लिए बता रहे हैं कि ये जो सारा पॉइंट है ना, ये सारा कुछ आपका पूछा हुआ है। जैसे क्या होता है जीववाद, इस अवस्था की प्रमुख सीमाएं क्या है, कौन सी अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जिन प्याजे का दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें कौन कौन सी सीमा है, तो पहला सीमा जीववाद। जीव मतलब क्या, जो जीवित होता है, मतलब बच्चा जब सजीव और निर्जीव में है ना, अंतर नहीं बता पाता है कि कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है, उसके बारे में वह अंतर नहीं बता पाता, तो इसी को क्या बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीववाद। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है ना। जब कोई बच्चा है, बच्चा किसी सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु के बारे में अंतर नहीं बता पा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीववाद। ये क्वेश्चन आपका पूछा है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीववाद के बारे में सही कथन बताएं, तो उसमें एक कथन रहेगा कि सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर ना बता पाना, ना पता कर पाना या ना बता पाना, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन ये वाला। जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर नहीं बता पाता है, तो सजीव निर्जीव वस्तु कौन सा है उसके बारे में अंतर नहीं बता पाता है। देखिए एक बच्चा है, ठीक है ना, ये बच्चा है, ये पौधा सजीव है और ये सारे खिलौना निर्जीव है, तो इसके बारे में क्या करता है, कौन सा, ये सजीव है, ये सजीव है और ये क्या है, निर्जीव है, तो इसके बारे में क्या अंतर को नहीं बता पाता, क्या करता है, अंतर को नहीं बता पाता। तो कौन सी अवस्था में, इसी को क्या बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, इस अवस्था का सीमा, दूसरा सीमा है अहम केंद्रिता। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अहम केंद्रिता से रिलेटेड बच्चा यह मानता है कि जो वह, अहम केंद्रिता मतलब ईगो सेंट्रिज्म, ईगो, जैसे एक बोले ना ईगो, बोलता है ना कि इस लड़का में बहुत ईगो है या इस लड़की में बहुत ईगो है, कि न किस चीज़ का ईगो, कि ना बहुत हम पढ़ने लिखने में तेज है, पूरे क्लास में टॉपर है, बहुत ईगो, या कुछ लड़की नहीं बहुत सुंदर है हम, एक ईगो होता है कि इसका बहुत ज़्यादा ईगो है किसी चीज़ का, तो उसी को बोलते हैं। तो वो क्या सोचता है कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं, जो पढ़ने में कि हम बोल रहे हैं वही सही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब उसको खुद का ईगो है। या कोई लड़की सुंदर है, नहीं हम बहुत सुंदर है, तो मतलब उसको ईगो है, उसके अलावा और किसी को सुंदर नहीं मानती है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, बच्चा यह मानता है कि जो वह सोच रहा है वही सही है, दूसरे भी वही सोचते हैं, ठीक है ना। तो यह जो किस में आ जाता है, इसी को बोलते हैं अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ कि वह वैसा जब बच्चा है ना, ऐसा बच्चा जो बोलता है, वह खुद जो बोल रहा है वह सोचता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सोच रहे हैं समझ रहे हैं, तो यह कौन सा गुण है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा अहम केंद्रिता। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अहम केंद्रिता। फिर ऐसा भी पूछेगा अहम केंद्रिता के बारे में सही कथन बताएं, तो उसमें ये ऑप्शन ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, चाहे ये भी दिया हुआ रह सकता है कि बच्चा यह मानता है कि जो वह सोच रहा है कर रहा है वही सही है और दूसरे भी वही सोचते हैं, तो आपका ऑप्शन फिर ये हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में आपका, सीटेट जेटेट और अदर स्टेट में, सारा पॉइंट में। उसके बाद ये भी आपका, पियाजे के अनुसार बालक विश्व का केंद्र होता है, क्या होता है, जो विश्व का केंद्र होता है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमता है। ये भी जो पॉइंट है ना आपका, देखिएगा प्रीवियस ईयर में पॉइंट डायरेक्ट वहीं से लिया हुआ है। जितना अच्छा से कंटेंट हम बनाए आपको ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम। उसके बाद देखिए अल्टा, अपलटावी मतलब अपरिवर्तनीय, इरिवर्सिबल, मतलब कोई इधर से गया तो फिर दोबारा उधर नहीं जा सकता है, उसका ये सब भी किस में आता है आपका, ये प्रमुख सीमा है। कौन सी, जो एक बालक का संज्ञानात्मक विकास का दूसरा है, क्या है, दूसरा अवस्था का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका सीमा है, क्या है तीसरा, इसमें कौन सा सीमा है, अपलटी वही, अपलटवाई, या फिर अपरिवर्तनशीलता, इरिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है ना बच्चा, इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा को 5 प्लस अगर हम 10 किए
ठीक है ना। तो एक बार में बता दिया 15, लेकिन इसी को अगर हम 10 + 5 लिखें तो बराबर 15 होता है ना, वो बच्चा नहीं बता पाएगा, ये नहीं बता पाता है। तो उल्टा पलटी का गुण नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि कौन सा, कि एक बच्चा है, ऐसा क्वेश्चन कि उसमें उल्टा पुल्टी का गुण, जैसे कि 4 + 6 है बराबर 10 होता है, और फिर वही 6 + 10 बराबर 6 + 4 बराबर 10 होता है, या नहीं बता पाता, तो किस में होता है, यह किस में होता है, तो यह पलटवाई में होता है, या फिर अपरिवर्तनशीलता में होता है, या फिर ऐसा भी दे सकता है कौन सा अवस्था में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, दूसरी अवस्था में होता है। ये सब गुण विकसित नहीं हो पाता, ये सब सीमाएं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये सारा पॉइंट है ना आपका, सारा कुछ पूछा हुआ है, आपको जितना भी बता रहे हैं ना, ये भी पॉइंट पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, सारा कुछ क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है आपका, सीटेट जेटेट जितना भी एग्जाम है। अब देखिए उसका चौथा सीमा क्या है, अवधारणाओं की कमी, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। क्या बोल रहा है, इस अवस्था में जो है ना, मतलब जो दूसरा अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का जो दूसरा अवस्था है, उसमें क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें चौथा सीमा क्या है, अवधारणाओं की कमी। इसमें क्या, इस अवस्था में क्या, बच्चा मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई, कर्म निर्धारण आदि का संप्रत्य जो होता है ना, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता है, ये उसका सीमा है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि वैसा कौन सा अवस्था है जिसमें बालक ये सब दूरी, ऊंचाई, भार, ये सब के बारे में नहीं समझ पाता है, तो कौन सी अवस्था में नहीं समझ पाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपका। उसके बाद फिर केंद्रीकरण, केंद्रीकरण से भी रिलेटेड पूछा हुआ, क्या होता है इसमें, बच्चा किसी चीज़ को, मतलब बच्चा ना किसी एक चीज़ पर ही फोकस करता है, उसके गुण पर ही ध्यान देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बच्चा किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है, क्या बोलता है, एक ही विशेषता पर ध्यान देता है। ऐसा भी पूछा हुआ क्वेश्चन कि अगर कोई बच्चा है, कोई बालक है, वह किसी वस्तु का सिर्फ एक ही गुण पर ध्यान दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें ऑप्शन दे देगा, ये केंद्रीकरण दे देगा, संरक्षण दे देगा, फिर कर्मबद्धता दे देगा, तो एक और दूसरा दे देगा, तो कौन सा इसमें होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, केंद्रीकरण। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ। फिर ये ऐसा भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि केंद्रीकरण के बारे में सही कथन बताएं, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि बच्चा किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता के बारे में ध्यान देता है, तो इसे क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। ये सारा पॉइंट से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको जितना हम मेहनत कर रहे हैं समझाने में, बताने में, अच्छा से आपका सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सीमा क्या है, संरक्षण। ये पहले भी आपको बताएं, संरक्षण। संरक्षण में क्या होता है ना, कि जैसे बोले ना कि कोई बच्चा है, उसको 2 ग्लास में दीजिएगा, एक चौड़ा वाला ग्लास है, एक पतला वाला ग्लास में, उसमें चाय दीजिएगा, दोनों सेम अमाउंट है दोनों में, ठीक ना। तो बच्चा को लगता है ना कि चौड़ा वाला ग्लास में ज़्यादा चाय है, ज़्यादा दूध है, ज़्यादा पानी है, ऐसा लगता है, वो उसको ही लेता है। जैसे दो सेम एज का बच्चा है, या छोटा भाई बहन है, दोनों थोड़ा बड़ा है, छोटा बड़ा है, तो दीजिएगा दो, एक कटोरा में या फिर चौड़ा ग्लास में, एक पतला गिलास में, तो जो देखेगा कि चौड़ा ग्लास वाला में ज़्यादा, उसको लगेगा देखने में कि ये ज़्यादा है, ये कम है, मतलब इसमें कम है। तो वही सब का जो गुण संरक्षण इसमें हो पाता है, क्या होता है, आकार या आकृति बदलने पर भी मात्रा समान रहती है, या बच्चा नहीं समझ पाता है। यह देखिए सब सीमाएं हैं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, देखिए दूसरा जो अवस्था है इसमें ये सारा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जो तीसरा अवस्था आएगा ना, वह यह सब कुछ करने के लिए वह बच्चा कैपेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह कौन सा गुण, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, कौन सा गुण है कि आकार या आकृति बदलने पर भी मात्रा समान रहती है, लेकिन बच्चा यह समझ नहीं पाता था, यह कौन सा गुण है, यह संरक्षण का गुण है, और कौन सी अवस्था में आता है, तो दूसरा अवस्था में। अब तीसरा देखिए, क्रमबद्धता का, क्रम मतलब सीक्वेंस में, जैसे इसमें क्या है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब हम कोई बालक को बोलेंगे कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, 2 तो यही हो जाएगा, 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या 5 4 3 2 1, ऐसा तो होता है, लेकिन बच्चा ये सब कुछ नहीं कर पाएगा।
इस अवस्था में बच्चा ये सब जो है ना ये नहीं कर पाएगा, तो इसका गुण विकसित नहीं होता है। वही बोल रहा है, बच्चा वस्तुओं को उनके आकार या क्रम में व्यवस्थित नहीं कर पाता। देखिए सब में है नहीं, यहाँ भी क्या बोल रहा है, नहीं, सब में नहीं है, यह सब कुछ नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ भी क्या है, नहीं, जहाँ भी देखिए नहीं कर पा रहा है, ये आप देखिए जितना भी आपका नहीं वाला है नहीं कर पा रहा है, किस में आ रहा है, तो इसका दूसरा अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला इसका क्या पॉइंट है वो हम देखते हैं। अब देखिए तीसरा अवस्था, दो अवस्था तो हम लोग पढ़ लिए, अब ज़्यादा नहीं, दो अवस्था और बचा हुआ है, ये दो छोटा छोटा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। अब देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का चार अवस्था में दो अवस्था हम लोग पढ़ लिए, ये तीसरा अवस्था है। तीसरा अवस्था क्या है, तीसरा अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त क्या होता है आपको पहले भी बताएं, जिसको हम क्या बोले, जिसको देख सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको चख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जिसको देख सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, इसको मूर्त बोलते हैं। मतलब जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, मूर्त बोलते हैं। जैसे यह पेन दिखाई दे रहा है तो यह मूर्त हो गया। तो इस अवस्था क्या बोल रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आयु सीमा क्या है, तो इसका आयु सीमा है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष, कहीं कहीं बुक में आपको 7 से 12 भी मिलता है, लेकिन जनरली 7 से 11 होता है। इसका देखिए क्या क्या विशेषता होता है, जितना हम भी देखें ना सीमा, जो दूसरा अवस्था में जितना भी सीमा देखें वो सारा इसमें विशेषता बन जाएगा। मतलब जैसे उसमें कर्म बता इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में वह बच्चा नहीं कर पा रहा है, लेकिन तीसरा अवस्था में वह सब करने के लिए वह सक्षम हो जाएगा, तो ये सब उसका विशेषता हो जाएगा। दूसरा अवस्था में देखिए वह किसी चीज़ के बारे में तर्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरा इसमें तीसरा अवस्था में क्या, उस चीज़ के बारे में तर्क भी कर पाएगा। अब देखिए मुख्य विशेषता क्या है तीसरा अवस्था का, इसमें तार्किक चिंतन। देखिए दूसरा अवस्था में बच्चा पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन कर पाता है, तो आपका तीसरा अवस्था हो जाएगा कौन सा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और किस अवस्था में नहीं कर पाता है तो दूसरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से क्या सोचना शुरू कर देता है। किस, ये पूछेगा किस अवस्था में बच्चा वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो क्या आंसर हो जाएगा उसका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बारे में क्या तर्क वितर्क करने लगता है। ठीक है ना, उसके बाद संरक्षण का, देखिए दूसरा अवस्था जो था ना उसमें बच्चा यह नहीं मात्रा क्या कि दोनों में दूध का क्वांटिटी सेम है, मात्रा सेम है, यह नहीं समझ पा रहा था। उसको लग रहा था बच्चा कि नहीं ये चौड़ा वाला ग्लास है, इसमें ज़्यादा पानी या दूध होगा, वह उसको ही लेगा। लेकिन जब बच्चा तीसरा अवस्था में आ जाता है, तीसरा अवस्था किसमें, मूर्त संक्रियात्मक का अवस्था, या फिर 7 से 11 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उस बच्चा में यह गुण विकसित हो जाता है कि नहीं, दोनों में जो दूध का क्वांटिटी है या चाय का या पानी का जो क्वांटिटी है दोनों में सेम है, बस देखने में कम ज़्यादा लग रहा है लेकिन दोनों में अमाउंट सेम है, यह गुण उसमें विकसित हो जाता है। तो वही बोल रहा है संरक्षण, क्या बोल रहा है, बच्चा यह समझने लगता, देखिए उसमें समझ नहीं रहा था, दूसरा अवस्था में बच्चा समझ नहीं रहा था, लेकिन इसमें क्या बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का स्वरूप या आकार, मतलब देखिए ये आकार ही ना, यह स्वरूप बदल रहा है, चौड़ा गिलास है या पतला गिलास है, यह आकार या स्वरूप, क्या आकार या स्वरूप बदलने पर भी उसकी जो मात्रा, मतलब जितना अमाउंट का, मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, मात्रा या आयतन संख्या वही रहती है। जैसे एक पतले गिलास, वही पतले गिलास और लंबे गिलास में उतना ही पानी होगा जितना एक चौड़े गिलास में था। ठीक है ना, ये सारा कुछ का गुण इसमें विकसित हो जाता है, इसके बारे में समझने लगता है। कौन सी अवस्था में, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी अवस्था में, ऐसा एग्जांपल कि एक बच्चा के सामने 2 गिलास में दूध रखा हुआ, दोनों की मात्रा सेम है, लेकिन वह बच्चा अपना चौड़ा गिलास वाला दूध को लेता है, तो यह किस का यह गुण विकसित हो जाता है कि दोनों में समान मात्रा है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और पूछेगा, 110% पूछेगा और पूछा हुआ है। अब देखिए उसमें
तीसरा विशेषता क्या है, इसके पहले जो उस सब जितना भी डिमेरिट था ना दूसरा अवस्था में, तीसरा सब कुछ मेरिट में आ जाता है, सारा कुछ उसका गुण में आ जाता है, विशेषता में आ जाता है। तीसरा विशेषता क्या है, पलटावी गुण। पलटावी गुण मतलब उस अवस्था में क्या बोल रहे थे कि दूसरा अवस्था में 4+6+4 10 होता है, लेकिन उस अवस्था में 4+6 10 होगा ये नहीं बता पा रहा था दूसरा अवस्था में, लेकिन तीसरा अवस्था में क्या 10 होता है ये बता पाएगा। किसमें, तो इस अवस्था में यह बता पाएगा, ये जो है ना बता पाएगा, लेकिन दूसरा में नहीं बता पा रहा था। तो वही बोल रहा है जो अल्टा पल्टी का जो गुण है ना उसके बारे में तीसरा अवस्था में बच्चा जान जाता है। क्या बोल रहा है, इस अवस्था में क्रियाओं को मानसिक रूप से पलटने यानी रिवर्स करने की क्षमता विकसित हो जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अवस्था में बच्चों को मानसिक रूप से जो है ना करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जो भी काम करता है उसका क्षमता रिवर्स करने का क्षमता विकसित हो जाता है किस अवस्था में, तो आपका क्या हो जाएगा तीसरा अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद देखिए ये भी इसका गुण है, विकेंद्रीकरण, उसमें सारा डिमेरिट में था, इसमें क्या सारा आपका मेरिट में आ गया। विशेषता में क्या, बच्चा एक ही समय में किसी वस्तु के कई पहलुओं पर विचार करने में सक्षम हो जाता है। पहले क्या था कि उस अवस्था में दूसरा अवस्था में बच्चा किसी चीज़ का सिर्फ एक ही पहलू के बारे में सोचता था, लेकिन जब बच्चा वह तीसरा अवस्था में आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, तो वह उस चीज़ का अनेक पहलू के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने में सक्षम हो जाता है। जैसे अगर दूसरा अवस्था में था तो बच्चा सिर्फ सोच रहा था कि नहीं यह पेन होता है, जब वह तीसरा अवस्था में आ गया तो नहीं यह पेन होता है, इससे लिखा जाता है, इससे और कुछ काम किया जाता है, ये सारा कुछ समझने लगता है। किस अवस्था में, तो तीसरा अवस्था में। उसके बाद देखिए ये भी आ जाता है दूसरा अवस्था में कर्मबद्धता, जो जैसे बोले थे ना इंक्रीजिंग ऑर्डर कि एक से के बाद 2 होता है 3 होता है, यह सब कुछ वह दूसरा अवस्था में करने के लिए सक्षम नहीं था, लेकिन जैसे बच्चा तीसरा अवस्था में आ रहा है, एक के बाद 2 होता है फिर 3 होता है, यह सब करने के लिए सक्षम हो जा रहा है। किस में, तो इस अवस्था में सक्षम हो जा रहा है, तीसरा अवस्था में सक्षम हो जा रहा है। ठीक है ना, वही बोल रहा है बच्चा वस्तुओं को उनके आकार, लंबाई, भार या अन्य विशेषताओं के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता क्या करता है, विकसित कर लेता है। जैसे क्या है, बच्चा देखिए एक बच्चा है यहाँ पे दिख रहा है सबसे बड़ा है, ठीक ना, फिर जो छोटा है उसको रख रहा है, फिर उससे जो छोटा है उसको रख रहा है, फिर छोटा उसको रख रहा है, उसी तरह से जो सबसे छोटा है उसको ऊपर रख रहा है। तो यह गुण या क्षमता करने का इस बच्चा में विकास हो गया कि कौन सा अवस्था में, तो तीसरा अवस्था में। ये सारा कुछ इसका विशेषता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछ रहा है कि ये सब गुण किस अवस्था में विकसित होता है, तो तीसरा अवस्था में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करवाएंगे हम तो सारा कुछ देखिएगा, यही सबसे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ रहेगा जितना कुछ अभी बता रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या और भी क्या गुण, जो जब बच्चा तीसरा अवस्था में रहता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, तो एक और गुण उसमें क्या आता है, वर्गीकरण का। मतलब किसी चीज़ को वर्ग में डिवाइड करने का, जैसे जानवर है तो जानवर का ग्रुप में रखेगा, आदमी है तो उसको आदमी का ग्रुप में रखेगा। तो उस तरह का जो छांटने का जो वर्गीकरण का गुण आ जाता है, क्षमता का विकास हो जाता है। किसमें, तो तीसरी अवस्था में। क्या बोल रहा है, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गों और उपवर्गों में छांटने का गुण विकसित हो जाता है। कौन सा गुण, तो गुण इसमें विकसित होता है कौन सा अवस्था में, तीसरा अवस्था में। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, कौन सी अवस्था में वर्गीकरण का गुण विकसित हो जाता है या फिर वस्तुओं को छांटने का गुण विकसित हो जाता है, तो किस अवस्था में, तीसरी अवस्था में। या फिर वो ऐसा भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा, एक बच्चा है जो कुछ पौधे हैं उसको अलग ग्रुप में रख रहा है, या कुछ और दूसरे पौधे उसको अलग ग्रुप में रख रहा है, तो यह सब जो अलग अलग करने का क्षमता उसमें विकास हो रहा है, वह किस अवस्था में आता है, तो किस अवस्था में आता है, तीसरा अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऐसा भी लंबा लंबा क्वेश्चन आपका पूछता है, वैसा ही यह पूछता है। अब देखिए उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, आगात्मक, ये भी क्वेश्चन पूछा है, वर्गीकरण का गुण किसमें विकसित होता है, तीसरा अवस्था में। फिर आग आगमनात्मक तर्कता, तर्कना का गुण, जो तर्क करने का होता है ना, यह गुण किस अवस्था में विकसित होता है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, किस अवस्था में, तीसरा अवस्था में। फिर क्या बोल रहा है, आगमनात्मक तर्कना भी इसी अवस्था में विकसित होता है।
तो तर्क वितर्क करने का जो गुण होता है ना, तीसरा अवस्था में ही विकसित होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, उदाहरणों के आधार पर तर्क करने लगता है। किसके आधार पर? उदाहरण के आधार पर तर्क करने लगता है। जैसा देखिए उदाहरण क्या बोल रहा है, प्रश्न अगर उससे कोई पूछता है पेड़ जरूरी है या नहीं, अगर किसी बच्चा से, इस अवस्था में जब बच्चा आ जाता है तो बच्चा से अगर कोई पूछता है कि हमारे लिए पेड़ जरूरी है या नहीं, तो बच्चा बोलेगा हाँ पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है। फिर क्यों ज़रूरी है, तो उसमें वो तर्क वितर्क करने लगता है, नहीं पेड़ से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यह सब जो तर्क करने का जो गुण विकसित होता है किस में होता है, तीसरा अवस्था में होता है। बच्चा उत्तर देता है जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन है। जैसे पेड़ है, ठीक ना, ये पीपल का पेड़ है, तो उससे पूछा कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो बच्चा बोलता है कि नहीं हमें इससे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, इसलिए पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है। यानी कि वह उसमें तर्क वितर्क कर पा रहा है, यह सबका गुण विकसित हो रहा है। किस अवस्था में, तो तीसरा अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक का अवस्था में। अब देखिए अगला क्या सीमा है, तीसरा अवस्था में भी कुछ सीमा है। जब दूसरा में जो सीमा था उसको तीसरा में ठीक किया, अब तीसरा अवस्था में भी कुछ सीमा है, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, तीसरा अवस्था में ठोस वस्तुओं के बिना संक्रिया कठिन होती है। तीसरा सीमा क्या है, तीसरा अवस्था में जो ठोस वस्तु के बिना ना संक्रिया कठिन होता है, उसमें क्या बोल रहा है, मानसिक संक्रियाएं केवल ठोस रूप में उपस्थित वस्तुओं पर ही कर पाते हैं। अमूर्त शाब्दिक कथनों पर आधारित समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं। जैसे क्या होता है, तीसरा अवस्था में ना क्या बोल रहा है, जो ठोस, जैसे ये पेन है तो इसके बारे में ही सिर्फ बता पा रहा है बच्चा, जब है ना जो ठोस रूप में है, जैसे ये पेन है, मूर्त रूप में है उसके बारे में बता पा रहा है कि यह पेन है। लेकिन अमूर्त रूप जिसको देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते, प्यार, स्नेह, ईमानदारी, यह सब के बारे में बच्चा जब तीसरा अवस्था में रहता है ना तो नहीं बता पाता है। तो वही बोल रहा है उसका सीमा है कि जब अमूर्त यानी शाब्दिक, जिसको हम अनुभव कर सकते देख नहीं सकते हैं, उसके उस कथन से रिलेटेड उसकी समस्याओं को हल करने में असमर्थ होता है। तीसरा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बच्चा ये सब कुछ करने में असमर्थ होता है किस अवस्था में, तो तीसरा अवस्था में। उसके बाद यही बोल रहा है, चिंतन, दूसरा सीमा क्या है, चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है। मतलब जब बच्चा तीसरा अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो बच्चा कुछ सोचता है ना तो एक प्रॉपर तरीके से नहीं सोचता है। जैसे कि नहीं हमको इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं सोच पाता है। सोचता तो है लेकिन एक सोचने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि नहीं इसके बाद ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो वो सोच नहीं पाता, इसका गुण विकसित नहीं हो पाता इस अवस्था में। तो ये सब इसका सीमा हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा अवस्था। अब देखिए चौथा अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लास्ट बचा हुआ है जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का चौथा अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसी को बोलते हैं अमूर्त। अमूर्त, अमूर्त इसी को बोलते हैं। अमूर्त मतलब जिसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या अनुभव कर सकते हैं, जैसे प्यार, स्नेह, ईमानदारी, यह सब दिखता है क्या, बस उसको हम अनुभव कर सकते हैं। छू सकते नहीं ना, छू सकते, बस अनुभव कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते। तो उसमें देखिए क्या क्या मुख्य विशेषता है इसमें चौथा अवस्था में। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, जो चौथा अवस्था है ना, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। क्या बोल रहा है, इस अवस्था में चिंतन सबसे अधिक लचीला क्या होता है, चिंतन मतलब सोचने जो समझने का है सबसे अधिक लचीला होता है, प्रभावी होता है, और पूर्ण रूप से क्रमबद्ध व्यवस्थित हो जाता है। किस अवस्था में, ये भी पॉइंट आपका पूछा हुआ, किस अवस्था में चिंतन सबसे अधिक लचीला, प्रभावी और पूर्ण रूप से क्रमबद्ध व्यवस्थित हो जाता है, किस अवस्था में, तो चौथा अवस्था में। चौथा अवस्था क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त, क्या अमूर्त, आदर्शवादी तथा तार्किक चिंतन प्रकट होता है। किस अवस्था में, जब चौथा अवस्था है ना, तो देखिए ये भी पॉइंट आपका पूछा हुआ एग्जाम में, विकास की किस अवस्था में, किस अवस्था में होता है, विकास की किस अवस्था में अमूर्त, आदर्शवादी तथा तार्किक चिंतन प्रकट होता है, किस अवस्था में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, चौथा अवस्था में। ये भी आपका पॉइंट पूछा हुआ है सीटेट में प्रीवियस ईयर में।
उसके बाद इसमें देखिए प्रमुख विकास क्या क्या होता है। जब एक बच्चा चौथा अवस्था में आ जाता है तो उसमें क्या क्या विकास होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या परिकल्पनात्मक विकास होता है, या वही परिकल्पनात्मक या फिर निगनात्मक, किसी के बारे में इमेजिन करने का या फिर किसी के बारे में सोचने समझने का क्या होता है, हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग, ये सब का जो गुण विकसित होता है ना किस अवस्था में होता है, तो चौथा अवस्था में होता है। देखिए इसके इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे काल्पनिक रूप से सोचकर, मतलब बच्चा इमेजिन करता है, अपना माइंड में सोचने समझने लगता है, किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करता है कि नहीं इस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा। यह सब किस अवस्था में करता है, तो चौथा अवस्था में करता है। तथा तर्क के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। जैसे इसमें वो इमेजिन कर रहा है तो उसके साथ साथ क्या उसमें कुछ तर्क भी लगाता है, लॉजिक भी लगाता है, आखिर ये इस तरह से होगा तो क्यों होगा, ये सारा कुछ लॉजिक तर्क के आधार पर करता है। और यह सब कुछ करने का गुण कब विकसित होता है, तो चौथी अवस्था में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परिकल्पनात्मक और निगनात्मक तर्क करने का गुण किस अवस्था में विकसित होता है एक बालक में, तो चौथी अवस्था में। चौथी अवस्था क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए फिर दूसरा इसमें क्या गुण है, अमूर्त चिंतन। ये भी पूछा हुआ है कि पूछेगा अमूर्त चिंतन का गुण किस अवस्था में विकसित होता है एक बालक में, किसमें, तो समस्या के समाधान के लिए ठोस वस्तुओं की उपस्थिति अब अनिवार्य नहीं रहती है। मतलब सिर्फ ठोस वस्तु या पेन है उसी के बारे में वह नहीं सोचेगा, जो चीज़ को नहीं देख पा रहा उसके बारे में वह सोचकर इमेजिन करेगा। तो यह सब गुण किस में विकसित होता है, अमूर्त चिंतन कर रहा है। अमूर्त चिंतन मतलब जिसको देख नहीं सकता है, देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, उसके बारे में भी वह क्या अब चिंतन कर रहा है। मतलब जैसे कि प्यार, प्रेम, ईमानदारी, यह सब के बारे में वो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब वो चौथा अवस्था में आ जाएगा तो उसके बारे में भी समझने लगेगा, चिंतन करने लगेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, तीसरा है वस्तुनिष्ठा। क्या बोल रहा है, इस अवस्था में चिंतन में वस्तुनिष्ठा और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। क्या होता है, देखिए इस अवस्था में चिंतन, जब वह सोचता है समझता है तो वस्तुनिष्ठ और वास्तविकता मतलब क्या, जब वस्तुनिष्ठ मतलब किसी चीज़ का जांच पड़ताल करके उसका क्या तथ्य है, उसका प्रमाण है, उसके अकॉर्डिंग की नहीं बस कोई बोल दिया ऐसा होता है तो वैसा नहीं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या प्रूफ के साथ, और क्या उस क्या रियलिटी है उसके साथ सारा कुछ करता है। तो ये सब कुछ करने का उसमें क्या होता है, भूमिका बढ़ जाता है किस अवस्था में, तो चौथा अवस्था में। तो इस तरह से जो हम लोगों का क्या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। और इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो सारा कुछ हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या हम लोग देखें इसमें आज, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ देखें, ठीक है ना। उसके बारे में क्या, उसके बाद जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा देखिए, कहाँ के होते, न्यूजीलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद वह जीन पियाजे क्या है, जीन पियाजे ने पहला 8 जो अपना टर्म दिए थे वो टर्म के बारे में देखे। उसके बाद जीन पियाजे ने क्या, एक विकास संज्ञानात्मक, जो बालक में संज्ञानात्मक विकास का कितना अवस्था होता है, 4 अवस्था होता है। वो चारों अवस्था में क्या क्या उसका गुण है, विशेषता है, सीमा है, ये सब कुछ हम देखें। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, सीटेड जेटेड या फिर आपका यूनिवर्सिटी में भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, वो सारा कुछ करेंगे। तो चलिए, और साथ ही देखिए आप लोग अगर अभी कोई बीएड कर रहे हैं, आपके कोई छोटे जो भी है, या फिर आप लोग कोई बीएड कर रहे हैं उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का और फर्स्ट ईयर का क्लास चालू है, अगर किन्हीं को लेना है तो हमारा जो एप्लीकेशन है टीचिंग एकेडमी का, जिसका प्ले स्टोर में क्या नाम है, तो बीएड डीएलएड नोट्स ऑन लेसन प्लान, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक ना। वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जिनको भी कोर्स लेना है ज्वाइन कीजिए। इसके साथ ही हम लोगों का जो बीएड सेमेस्टर का जो क्लास वो पढ़ा रहे वो तो चल ही रहा है, साथ में सीटेट का भी क्लास चल रहा है, जीटेट का भी क्लास चल रहा है। जो भी नहीं लिए हैं
एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अभी ऑफर चल रहा है, बहुत ही कम फी में आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है। और सारा कुछ जो भी हम पढ़ा रहे सारा कुछ का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सारा कुछ का पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे, इतना अच्छा आपको कंटेंट दे रहे हैं, इतना अच्छा से समझा रहे हैं। अगर ये सारा कुछ नोट्स आपको मिल जाएगा, आप खुद से अपने से भी रिवीजन कर लीजिएगा। और हम आपको गारंटी देते हैं, एक बार जो नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा, दोबारा आपको किसी का नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम में ही आप अपना सीटेट क्लियर कर लीजिएगा। और देखिए सीटेट में या जेटेट में फिर लगभग 50% आपका सीडीपी ही पूछता है। सीडीपी कैसे कि 30 मार्क्स तो आपका नॉर्मल सीडीपी है, फिर सीटेट में क्या है कि सोशल साइंस में 20 सीडीपी पूछता है, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड रहता है। साइंस में पूछता है, मैथ्स में पूछता है, ईवीएस में पूछता है, तो सारा कुछ मिलाएंगे तो लगभग 50% सीडीपी का रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्कोरिंग लगभग बच्चे 90% तक, 30 में क्या, अगर 30 क्वेश्चन रहता है तो 30 में 30 भी कोई सही करते हैं। तो जितना अच्छा से सारे चीज़ को हम बता रहे हैं, समझिए। और जिनको भी पेड कोर्स में ज्वाइन होना है ज्वाइन है, क्योंकि सारा क्लास आपका यूट्यूब में नहीं चलेगा, एप्लीकेशन में ही चलेगा। वहाँ पूरा सीक्वेंस से एप्लीकेशन में पूरा टॉपिक वाइज सारा कुछ डाला हुआ है, पीडीएफ वीडियो ए टू जेड सारा कुछ डाला हुआ है। तो अभी ही आप लोग आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारा जो पेड कोर्स है उसमें ज्वाइन कीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।